एसए 800 का एकदम ही तबाही रिवीजन करते, एकदम धमाका रिवीजन करते, एकदम जबरदस्त रिवीजन करते, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करते, जो शब्द तुमको आते हैं वैसा रिवीजन करते, एकदम तहलका मचा देंगे, आग लगा देंगे, न्यूमेरिक सेल आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। एसए 800 एसए 800 एसए 800 स्पेशल कंसिडरेशंस, वाह सर वाह, स्पेशल कंसिडरेशंस। बड़े ध्यान से देखना इधर, ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन कैसी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। कैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सादी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मसाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं कहा मसाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि प्रिपेयर हुई है इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है, मैंने बोला हाँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क किस बला का नाम है? अपने एग्जांपल को ध्यान में रखते चलेंगे सर, अपने एग्जांपल को ध्यान में रखते चलेंगे। मैं गया एसबीआई के पास, एसबीआई लोन देना, लोन प्लीज थोड़ा सा लोन देना। एसबीआई ने बोला शंकर पुत्र हम आपको लोन देंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप है ना, आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना उसको एक्रूअल पे मत बनाइयो, कैश पे बना के लाना, कैश बेसिस पे बना करके लाना, तो ही हम आपको लोन देंगे। दैट इज समथिंग कॉल्ड स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं गया क्रेडिटर के पास, क्रेडिटर माल देना, माल थोड़ा सा माल देना, माल। क्रेडिटर ने बोला मैं तो को दूंगा, गुड्स दूंगा, टेंशन को ले शंकर लखमानी, एकदम रिलैक्स रहे, लेकिन है ना तू एक्रूअल बेसिस के हिसाब से मत देना मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तू मेरे को कैश बेसिस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करके दे, तो मैं खुशी तेरे को जितना माल चाहिए, जैसा माल चाहिए दे दूंगा। ये था दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जांपल क्या हुआ था ना, दो जनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में पता है क्या लिखा हुआ? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि कैश बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो, एक्रूअल बेसिस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मांगता है। कॉन्ट्रैक्ट में बोला होगा, मेरे और हर्षित के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें लिखा गया था कैश बेसिस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा। फिर एक एग्जांपल पता है क्या देखा? रेगुलेटर ने बोला, बैंक के केस में कौन होते? रेगुलेटर आरबीआई, लिस्टेड कंपनी के केस में सेबी, इंश्योरेंस कंपनी के केस में इरडा। इन लोगों ने बोला कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो कैश बेसिस के हिसाब से होना चाहिए। यानी तुम देख रहे हो ये स्पेसिफिक लोगों की जिद थी, स्पेसिफिक लोगों की जिद थी। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यानी अब इसके मीनिंग को देखना, ये एक एक्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू मीट स्पेसिफिक पिन ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। स्पेसिफिक पिन का मतलब है स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स। ये स्पेसिफिक यूजर जो थे ना अपने केस में, बैंक था, क्रेडिटर था, रेगुलेटर था, ठीक है, इन सब की जिद थी कि हमको ये स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स मीट करनी है। क्या जिद थी? कैश बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करके दो। ठीक है, बल्ले बल्ले करना है। स्पेसिफिक पिन ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स, स्पेसिफिक पिन ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स, स्पेसिफिक पिन ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। मैं कहा ठीक है सर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वाला भी हो सकता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क वाला भी हो सकता है, सेम जो अपन ने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ा था। एग्जाम्पल वही है जो मैंने तुमको भी डिस्कस करे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनेगा, कैश फ्लो इंफॉर्मेशन दूंगा मैं क्रेडिटर को। क्रेडिटर ने बोला ना शंकर लखमानी माल दूंगा, लेकिन प्लीज कैश बेसिस पे फाइनेंशियल बनाना। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस बाय रेगुलेटर, मैंने बोला ना आरबीआई ने बोला बैंक को, क्या बोला बैंक को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तू बना एज पर कैश बेसिस। सिंपल है। हाँ, या लिस्टेड कंपनी को बोला गया सेबी के द्वारा, सिंपल है। या फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉन्ट्रैक्ट। सर ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ होगा ये कॉन्ट्रैक्ट? तो मैंने बोला भाई कुछ लोन वगैरह चाहिए होगा इसलिए। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया कि बैंक ने बोला शंकर लखमानी तेरे को लोन देंगे प्रोवाइडेड तू कैश बेसिस पे बना करके आ। बॉन्ड, इंडेंचर और प्रोजेक्ट ग्रांट, ये तीन एग्जांपल देखे थे। बेसिकली पैसा चाहिए था, बॉन्ड से पैसा चाहिए था, लोन से पैसा चाहिए था, ग्रांट से पैसा चाहिए था। ठीक है सर। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में अपन ने क्या देखा था? वो मीट करा था कॉमन फिन ऑफ वाइड यूजर्स, लेकिन यहाँ पे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में अपन ने क्या बल्ले बल्ले किया? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में अपन ने बल्ले बल्ले किया स्पेसिफिक पिन ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। पूरे एसए 800 में मैं जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलूंगा, I am talking about complete set of special purpose financial statements with significant accounting policies and other explanatory info. When I talk about significant accounting policies and other explanatory info, it is nothing but notes to accounts. Clear है क्या? इसको मैं notes to accounts बोल रहा हूँ। यानी यहाँ पे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं चलेगी। अगर इसका अलग से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, व्हाट इज स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तो मैंने जो टिक मारा है ना खाली उतना लिख करके आना है तुमको। क्लियर है? मैंने बोला यस सर क्लियर है। सर सवाल नंबर 1 था कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट। मेरे को काम एक्सेप्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक्स कैटेगरी क्वेश्चन था। सबसे पहले तो मैं बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले, वो जो गाना है ना किसी का भाई किसी का जान, उसकी वाली बात करनी थी मेरे को। स्पेसिफिक पिन ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स, बल्ले बल्ले स्पेसिफिक पिन ऑफ स्पेसिफिक यूजर। सबसे पहले मैं वो देखूंगा, वो मेरा की फैक्टर रहेगा टू डिटरमाइन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ। क्या था स्पेसिफिक पिन ऑफ स्पेसिफिक यूजर अपने केस में? अपने केस में इन लोग की ये जिद थी कि कैश बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करके दो। ये थी जिद माने स्पेसिफिक पिन था। ये किसका? स्पेसिफिक यूजर यानी कि बैंक का। क्लियर है? हाँ क्लियर है। फिर मैंने बोला जो अपनी नॉर्मल होती है ना जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अपनी नॉर्मल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं कहा
उसके लिए तो एएस बैठा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देने के लिए, लेकिन साला स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में गाइडेंस कौन देगा? मैं कहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कौन देगा सर? आईसीसी। चैट बॉक्स में सब लोग आईसीसी, यानी कि ये वाला जो एफआरएफ है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कौन सा वाला? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला एफआरएफ। उसमें एफआर स्टैंडर्ड कौन स्टैब्लिश करेगा? एफआर स्टैंडर्ड यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कौन स्टैब्लिश करेगा? मैं कहा नॉर्मली तो एएस करता है, इंड एस करता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, इधर आईसीसी करेगा। आईसीसी यानी कि आई फॉर आईसीआई, सी फॉर कंपनीज एक्ट और सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। यस सर, अबे सब लोग लिखो आईसीसी। हाथ में मेहंदी लगी है क्या तुम्हारे? के हाथ लेकर के मैं लिखवाऊं क्या तुमको? भाई साहब मस्ती की बात होती है सब आ जाते हैं, आईसीसी लिखने की बात आती है तुमको जोर पड़ रहा है। सर आईसीआई का मतलब क्या था सर? ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है। सर कंपनीज एक्ट का मतलब क्या था? लॉ एंड रेगुलेशन रेगुलेटर। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है। और सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट तो अपन ने बोला ही था। मैं कहा हाँ सर। देखो सर, अगर सी वाली बात आती है ना, सी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आती है, तो मेरे को देखना था कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंटिंग और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंटिंग कितना मिलता जुलता है। हाँ सर हाँ, मेरे को देखना था, और ये मैटर था प्रोफेशनल जजमेंट का। क्या मेरे को देखना था? अगर सी वाली बात है, सी बोले तो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है, तो मेरे को देखना था कंसिडर वेदर फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क यानी कौन सा सर? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क एग्जिबिट कर रहा है एट्रीब्यूट्स एग्जिबिटेड बाय एफआरएफ। एफआरएफ ये कौन सा? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क एज पर एसए 210, यानी एसए 210 लगा करके मेरे को देखना था कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कितना मिलता जुलता है। क्या बोल रहा हूं? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कितना मिलता जुलता है, यानी कि मैंने बोला था जो एफआरएफ है, कौन सा ये एफआरएफ? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के कौन सा? जनरल पर्पस वाला, उसके कितने एट्रीब्यूट्स जो है ना वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में है। वेदर फ्रेमवर्क एग्जिबिट्स एट्रीब्यूट्स एग्जिबिटेड बाय एफआरएफ। क्लियर है? हाँ सर। फिर मैंने पता है क्या बोला? झगड़ा होगा, झगड़ा। भाई साहब झगड़ा हो गया, आग लग गई तुम्हारे एफआर के टीचर और लॉ के टीचर के बीच में झगड़ा हो गया। यानी जब कभी भी कंफ्लिक्ट होगा बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अगर तो हाँ, अगर तो ऐसा झगड़ा होता है, भगवान न करे, तो एक्शन लिए जाएंगे। और ये एक्शन किधर बताए गए थे? ऐसे 210 में बताए गए थे। क्लियर है? क्लियर है। एक्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, बस इतना ही इसमें अपन लिख करके चलेंगे। सर एक एमसीक्यू की बात मैंने तुमको लिखाई थी सर, पता है क्या मैंने तुमको एग्जांपल दिया था? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तुम प्रूडेंट रहते हो, यानी तुम क्या बोलते हो ना सर, मेरा बैड डेट्स होने वाले। मैंने बोला था तुम्हारे 100 के डेटर्स थे, 100 के डेटर, तो तुम क्या बोल रहे थे? मेरा 50 का इसमें से बैड डेट्स होने वाला है, 50 रुपीज मेरे को आएंगे ही नहीं, हर्षद मेरे को 50 रुपीज देगा ही नहीं। मैंने बोला हाँ, वो होता है प्रूडेंट रहना, वहां पे तुम नेगेटिव रहते हो कि हर्षद मेरे को 50 नहीं देगा। लेकिन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर तुम वेरी प्रूडेंट रह रहे हो, यानी तुम एक्स्ट्रा नेगेटिव रह रहे हो, तुम 100 का बैड डेट्स बना रहे हो। पहले तो तुमने खाली 50 का बनाया था ना, तो मैंने बोला ये बात अच्छी नहीं है, ये बुरी बात है। तुम नहीं बोलता बुरी बुरी बुरी, यानी ये है ना नॉट न्यूट्रल व्हेन कंपेयर्ड टू जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। क्लियर है? हाँ, जब तुम ऐसे वेरी प्रूडेंट एस्टिमेट्स करते हो ना अनकलेक्टेबल डेटर्स के लिए, तो ये नॉर्मल बात नहीं है, इट इज नॉट न्यूट्रल। ठीक है, क्या चीजें मेरे को ध्यान में रखनी है प्लानिंग और परफॉर्मिंग करते वक्त? ऑडिट की प्लानिंग परफॉर्मिंग करते वक्त, एक्सेप्ट मैंने कर लिया है, अब प्लानिंग परफॉर्म कर रहा हूं, प्लानिंग कर रहा हूं, परफॉर्मिंग कर रहा हूं। सर 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 मजा आ गया था सर, 5 ऐसे लिखो ना, लिखो ना, लिखो ना, मैं हाथ में आके लिख रहा हूं क्या? ऐसे 200, हाँ जी सर। ऐसे 260, हाँ जी सर। ऐसे 320, हाँ जी सर। ऐसे 315, हाँ जी सर। ऐसे 450, हाँ जी सर। भाई मेरी जितनी एनर्जी लग रही है उतनी तुम्हारी भी लगनी चाहिए वापस से। ऐसे 200, हाँ जी सर। 260, हाँ जी सर। 315, हाँ जी सर। 320, हाँ जी सर। 450, हाँ जी सर। 5 ऐसे थे, 200 की सीरीज के 2 ऐसे, 300 की सीरीज के 2 ऐसे, 400 की सीरीज का 1 ऐसे। सर ऐसे 200 पता है क्या बोल रहा था? सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस को आपने फॉलो करना है, बेसिकली बीसीडी इन आउट प्लस इंडिपेंडेंस को फॉलो करना है। वाह सर वाह, तुमने लिखा, मजा आ गया यार, एकदम दिल निकाल के दे दूं मैं तुमको, ऐसा लग रहा है मेरे को। मेरा सारे एसए के साथ मेरे को कंप्लाई करना है। मैं कहा ठीक है सर। सर मैं सारे एसए के साथ कंप्लाई करने को तैयार हूं, ऑडिटर टू कंप्लाई विद ईच रिक्वायरमेंट ऑफ एसए। ठीक है, अनलेस इट इज नॉट रेलेवेंट बिकॉज इट इज कंडीशनल। लेकिन मान लो कोई एसए रेलेवेंट ही नहीं है, जैसे एसए 600, 610, 620, तो फिर मैं जाने दूंगा। मैंने एग्जांपल तुमको दिया था। क्लियर है? हाँ, या तो फिर मैं डिपार्ट कर सकता हूं फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ एसए। हाँ मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहा हूं। मैंने ऐसे 505 का एग्जांपल दिया था। ठीक है? हाँ सर ठीक है, सिंपल है। मैंने बोला सिंपल है। सर एसए 260 पता है क्या बोला था? जब कभी भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनेगी, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनेगी, मैं कहा भाई साहब जो हमारे टीसीडब्ल्यूजी ना, टीसीडब्ल्यूजी वो ओवरसाइट करेगा, यानी वो निगरानी रखेगा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो वो तो बेचारा थक जाएगा ना, बेचारा बूढ़ा कितना काम करेगा यार, बूढ़ा हो चुका है वो। मैं कहा उसको थोड़ा आराम दो। उसने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की निगरानी करी ना, मैं कहा हाँ सर। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की निगरानी के लिए किसी अदर पर्सन को लेकर के आओ। बस वही बात बोलिए, जो पर्सन
क्या करेगा, निगरानी करेगा, ओवरसाइट करेगा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मे नॉट बी द सेम एज टीसीडब्ल्यूजी, जो कि किसके लिए निगरानी करेगा, मैं कहा जो ओवरसाइट करेगा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। हाँ, टीसीडब्ल्यूजी जो है वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरसाइट करेगा, उसकी निगरानी करेगा, स्पेशल पर्पस के लिए अदर पर्सन को लेकर के आना। मैं कहा ठीक है सर। सर बहुत मस्त था ऐसे 320, वो तुमको मटेरियलिटी के बारे में बात करता है। सर नॉर्मल जो मटेरियलिटी निकलती है ना, जनरल केस में जो निकलती है, मैं तुमको ऐसे 320 में पढ़ाऊंगा, तो वो निकलती है कॉमन फिन ऑफ वाइड यूजर्स के लिए। लेकिन क्या वो वाली मटेरियलिटी यहाँ पे स्पेशल पर्पस में चलेगी क्या, मैं कहना गोरिये ना गोरिये, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक फिन ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स वाली मटेरियलिटी निकलेगी। ठीक है सर, ठीक है सर। ऐसे 315 जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा ना, तो उधर मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुमको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है अकाउंटिंग पॉलिसीज की, एसएलएम, डब्ल्यूडीबी, ठीक है ठीक है। यहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं ऐसे 800 में। हाँ सर, तो यहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग में क्यों ही लूंगा, भाड़ में गई अकाउंटिंग पॉलिसी, तेल लेने गई अकाउंटिंग पॉलिसी, यहां पे मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद आता है क्या, मैंने बोला सर आसान है क्या, आसान है सर। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जांपल लिया था। अगर मेरा इंटरप्रिटेशन है कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करना, तो अगर मैं अदर इंटरप्रिटेशन वापर रहा हूं जैसे कि एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करना, तो उससे क्या हो जाएंगे, मटेरियल डिफरेंस आ जाएंगे। तो वो अदर इंटरप्रिटेशन ना वापर करके मेरे को सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन वापर, मैंने बोला था इंटरप्रिटेशन क्या था मेरा, कैश बेसिस पे वापरना, ना कैश बेसिस यूज करना, कैश बेसिस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ठीक है। हाँ, तो उसको मैं कब सिग्निफिकेंट बोलूंगा, जब अगर मैं कोई अदर इंटरप्रिटेशन वापरता, जैसे एक्रूअल वापरता, तो उससे मेरा मटेरियल डिफरेंस आता। मैंने बोला ठीक है। एंड में आता है ऐसे 450, मैं कहा कुछ चिंदी चिंदी मिस स्टेटमेंट थी, चिंदी चिंदी छोटी छोटी एकदम इमटेरियल से भी कम मिस स्टेटमेंट थी, उसको अगर मैंने अनकरेक्टेड छोड़ भी दिया ना तो भी चलेगा, उसको मैंने नहीं सुधारा ना तो भी चलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा मैनेजमेंट होता है और जो स्पेसिफिक यूजर्स होते हैं वो बैठते हैं और डिटरमाइन करते हैं एक थ्रेशोल्ड, एक लिमिट नक्की करते हैं, बिलो विच मिस स्टेटमेंट नॉट करेक्टेड, उसके नीचे की मिस स्टेटमेंट को हम सुधारेंगे ही। लेकिन क्या ऐसे 320 भी लगेगा क्या, मैंने बोला हाँ सर, ऑल्सो अप्लाई ऐसे 320 ऑडिटर नॉट रिलीव्ड, ऐसे 320 भी आएगा, ऐसे 450 भी आएगा। मैं कहा ठीक है सर, समझ गए, आसान था सर। अलर्ट करना था मेरे को रीडर्स को, अगर तुमको याद हो तो। मैंने बोला हाँ सर। सर ऑडिटर अलर्ट करेगा यूजर्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को, सर कैसे अलर्ट करेगा, ईओएम में कि ओम में, चैट बॉक्स में लिख के बताना, अगर सच में दम है ना तो चैट बॉक्स में लिख करके बताना, भले मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, भले स्क्रीन के आगे दिख रहा है तो भी चैट बॉक्स में लिख के बताना। ईओएम पैरा एज पर ऐसे 706, सर क्या बोलेगा ना ईओएम में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर अदर पर्पस। लेकिन सर ये सब होगा कब, ईओएम मेरे को देना कब पड़ेगा, मैं कहा जब ये वाली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट है ना वो पब्लिक के हाथों लग जाए। क्लियर है, बड़े ध्यान से सुनना। यानी अगर तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक रिकॉर्ड पे चली गई, जो हमारा रेगुलेटर था ना, रेगुलेटर जैसे बैंक के केस में आरबीआई था, उसने बोला ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिक कर दो, पब्लिक रिकॉर्ड पे कर दो, तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लोगों का कंफ्यूजन मिटाने के लिए हम ऑडिट रिपोर्ट में एक ईओएम पैरा डाल देंगे, जो ऑडिट रिपोर्ट होगी ना स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसमें हम एक ईओएम पैरा डाल देंगे। ऑडिटर इंडिकेट करेगा कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है वो खाली स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। ये कौन थे वो स्पेसिफिक यूजर, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या मैं और वो मेरी बैंक, जो बैंक बोल रही थी ना हम तेरे को लोन देंगे अगर तूने कैश बेसिस पे फाइनेंशियल्स बना लिए, या मैं और मेरा क्रेडिटर जो बोल रहा था ना मैं तेरे को माल दूंगा अगर तूने कैश बेसिस पे फाइनेंशियल्स बना लिए। हाँ सर, हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी हम ट्राई करेंगे कि ये वाली जो ऑडिट रिपोर्ट है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट, ये बाहर ना चली जाए, जनरल पब्लिक के पास ना चले जाए। हम ट्राई करेंगे, हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसके यूज को। लेकिन भगवान न करे बाहर चली गई तो मैंने बोला था तुमको ईओएम पैरा में दे दूंगा, सिंपल है। हाँ, अलर्ट कर दूंगा रीडर्स को और मैं बोलूंगा कि भाई ये रहा ईओएम पैरा, ठीक है। चलो इसका जो फ्रेमिंग है ना वो भी मैं तुमको रिवीजन लेक्चर में कवर कर देता हूं, इसकी फ्रेमिंग कैसे होने वाली है। और मेरे भाइयों बहनों, समझ रहे हो? हाँ सर समझ। देखो सर इसकी फ्रेमिंग बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी प्यारी थी इसकी फ्रेमिंग, बहुत प्यारी प्यारी थी इसकी फ्रेमिंग। एग्जाम्पल ऑफ ईओएम क्या बोला था मैंने, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट एक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शुरुआत कैसे होगी, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर एक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट नंबर 10 टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सेम था जो मैंने तुमको रिपोर्टिंग चैप्टर में ड्राफ्टिंग सिखाई थी। क्लियर है? हाँ, फिर अपन ने फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दिए थे। क्लियर है? हाँ, और एंड में एक लाइन लिखी थी, आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला यस सर वी आर गेटिंग योर पॉइंट। सर क्या थी वो लाइन, बीच में जो फैक्ट्स ऑफ द केस थे ना, बड़े ध्यान से देखना। स्टार्टिंग तो तुमको क्लियर हो गया, एंड वाली लाइन भी क्लियर हो गई, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ये स्टार्टिंग और एंड तो उधर फिक्स ही रहेंगे, बीच वाली क्या बात थी ना, बड़े ध्यान से देखना। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनाई गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर पर्पस, ठीक है, अनदर पर्पस के लिए सुटेबल नहीं है।
ये है ना, ये इंटेंडेड है सोलली फॉर कंपनी एंड डीएफ कंपनी। देखो मेरी कंपनी और डीएफ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, तो मैंने बोला ये खाली हम दोनों के लिए ही है। इट इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और यूज्ड बाय अदर पार्टीज, बाहर वाले लोगों के लिए नहीं है, बाहर वाले लोगों को डिस्ट्रीब्यूट मत करना, बाहर वाले लोगों को यूज नहीं करना है। क्लियर है? हाँ, ये थी उसकी ड्राफ्टिंग मोटा माटी। ठीक है सर? हाँ सर, चलो सर। अगेन फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। सर रिपोर्टिंग कैसे बनेगी? मैंने बोला देखो क्योंकि बात रिपोर्टिंग की आ रही है तो सबसे पहले तो मैं कंसीडर करूंगा ऐसे 700 और उसका नाम लिख दूंगा, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ एएफआरएफ वाली बात की थी, पता है क्या? बड़े ध्यान से देखना। ऐसे 700 में मैंने तुमको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब करते हैं एएफआरएफ को। क्यों सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब करते हैं एएफआरएफ को? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड एज पर एएफआरएफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड एज पर एएस इंड एस। एएफआरएफ वही तो होता है, एएस इंड एस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल वाले जनरल पर्पस वाले एएस इंड एस के हिसाब से बनते हैं। हाँ, लेकिन यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई तुमने कुछ दिमाग लगाया क्या? तुमने एक रत्ती भर का भी दिमाग नहीं लगाया, कितना इजी था। वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहे थे एएफआरएफ को क्योंकि वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी। यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों सर? क्योंकि ये वाली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनी है। ठीक है, उधर एएफआरएफ इधर कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है क्या? सिंपल है। और फिर मैंने क्या बोला था, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, टाप जी को रालो स्पीडी वाला जो अपन ने ऐसे 700 में सीखा था। आसान है क्या? आसान है। फिर मैंने बोला जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मेरी ऑडिट रिपोर्ट बनती है ना, मैंने बोला हाँ सर, उस ऑडिट रिपोर्ट में या तो पर्पस और यूजर्स अलग अलग दिखाना, या एक नोट डाल देना, वो नोट में ही पर्पस दिखाना, वो नोट में ही यूजर्स दिखाना। याद आता है क्या? याद आता है। फिर एक और बात मैंने बोली, मैनेजमेंट की मर्जी थी चॉइस ऑफ एफआरएफ की। याद है मैंने बोला था, बैंक ने बोला शंकर लखमानी तेरी मर्जी, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क से बना कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से बना। तो जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा होगा ना, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरा, उसमें रेफरेंस डाल देना। उसमें ऑडिटर क्या डाल देगा? रेफरेंस डाल देगा कि कौन सी एएफआरएफ उसने एक्सेप्ट करी। क्या उसने जनरल पर्पस फाइनेंशियल फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया? क्या उसने जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया? वो जाकर के मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में रेफरेंस डाल देगा कि कौन सा एएफआरएफ उसने एक्सेप्ट किया। क्लियर है? क्लियर है। फिर मैंने तुमको एक बात बोली, नॉर्मल वाली ऑडिट रिपोर्ट में कैम आती थी क्या? हाँ, कैम आता था, की ऑडिट मैटर्स। क्या यहां पे भी कैम आएगा क्या? यस, कैम आएगा इन ऑडिट रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 701 यहां भी अप्लाई होगा। फिर मैंने तुमको एक बात बोली थी सर, नॉर्मली जो मेरी एनुअल रिपोर्ट होती है ना, उसमें क्या होता है ना सर, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इधर क्या होगा? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर मेरी एनुअल रिपोर्ट होती है जिसमें नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसमें स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, तो क्या मैं उसको एनुअल रिपोर्ट कंसीडर कर सकता हूं? ऐसे 720 के पर्पस के लिए बिंदास तरीके से कंसीडर कर सकते हो, किसी का बाप आपको नहीं रोक रहा है। सिंपल है क्या? सिंपल है। ठीक है, हाँ, ये मैं किसको दूंगा? ये रिपोर्ट किसके लिए बनाई जा रही है? सिमिलर स्टेक होल्डर्स के लिए बनाई जा रही है, ओनर्स के लिए बनाई जा रही है। और सिमिलर स्टेक होल्डर्स इस केस में कौन थे? बैंक थे, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चुल किसको मची थी? बैंक को ही तो मची थी। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट जाएगी विद स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बैंक के लिए बनाई जा रही है। बैंक कौन था? ओनर और सिमिलर स्टेक होल्डर्स, यानी ऐसे स्पेसिफिक यूजर्स जिनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स इज मेट बाय स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। और फिर मैंने तुमको एक बात बोली थी, अगर तो जो मेरी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें मुर्ग है, यानी मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैरा, तो क्या उसका रेफरेंस मैं दे सकता हूं क्या इन ऑडिट रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बिंदास तरीके से दे सकते हो, पर किस में दोगे? ईओएम में दोगे कि ओम में दोगे? मैंने बोला था ओम में दूंगा, ओम में दूंगा, ओम में दूंगा। क्यों सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली जो बातें होती है ना, वो ईओएम में आती है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट वाली बातें तो ओम में आती है। और ये वाली कौन सी बात चल रही है? ऑडिट रिपोर्ट वाली बात है। मुर्ग किस में दिया हुआ है? ऑडिट रिपोर्ट में। तो ये वाली बात किस में बताऊंगा? ओम में बताऊंगा। इसको कभी भी इससे कंफ्यूज मत करना, ईओएम पैरा है ना नीचे, इससे कंफ्यूज मत करना। जब मैं अलर्ट करता हूं ना रीडर्स को कि भाई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाई गई है, तो वो ईओएम में देता हूं, पर ये वाला मुर्ग का रेफरेंस तो मैं ओम में दूंगा। बस वही बोला गया है। अगर मुर्ग सेक्शन है आपके मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट ऑन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो भाई आप इसका रेफरेंस देना इन ओम पैरा इन ऑडिट रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन था। जल्दी से बताऊंगा, मजा आया कि मजा नहीं आया, तहलका मचा कि तहलका नहीं। तगड़ी वाली एनर्जी के साथ एसए 805 का इतना जोरदार, इतना एग्जाम ओरिएंटेड, इतना जहर रिवीजन करेंगे,
तहलके वाला रिवीजन करेंगे, मजेदार रिवीजन करेंगे एकदम, कि तुम्हारा एकदम बॉडी का हर एक पार्ट झूम उठेगा एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे पहले तो अगर तुम्हें ताकत है ना, एसए 805 का नाम लिख के बताइए मेरे को। और वाह, उषा रानी ने तो बोलने से पहले ही लिख दिया, सैल्यूट टू यू उषा रानी, फीलिंग अ प्राउड इंडियन आर्मी। एसए 805 स्पेशल कंसीडरेशन, अगर तुम देखोगे एसए 800 के नाम में भी स्पेशल कंसीडरेशन था, 805 के नाम में भी स्पेशल कंसीडरेशन है। ये क्या हो रहा है? ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मैं क्या हूं जिंदगी में, सिंगल हूं, एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर, ठीक है सर। पहले कुछ छोटी छोटी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें। मीनिंग जेड कैटेगरी। सर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ना, मैंने बोला नॉर्मली तो जो ऑडिट होता है ना, वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल का होता है, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है खाली कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है खाली कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट, ठीक है, या फिर मान लो खाली पीएनएल का ऑडिट, या फिर मान लो खाली बैलेंस शीट का ऑडिट, ठीक है। तो एक तो ये होता है सर, इसमें एक तो ये आ गया कि ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा पता है क्या आ रहा था? ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर ये एलिमेंट, अकाउंट, आइटम किस बला का नाम है? मैंने बोला भाई खाली ट्रेड रिसीवेबल का ऑडिट मैं कर रहा हूं, खाली डेटर का ऑडिट मैं कर रहा हूं, खाली क्रेडिटर का ऑडिट मैं कर रहा हूं, खाली कैश एंड बैंक बैलेंस का ऑडिट मैं कर रहा हूं। क्लियर है क्या? क्लियर है। उसके मैं बोलता हूं स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट और आइटम का ऑडिट। नॉर्मली ऐसा होता है क्या? नहीं सर, नॉर्मली तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल पे होता है। सर जब भी मैं एक सिंगल एफएस का ऑडिट करूंगा या एक स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करूंगा, तो साथ साथ में उसके रिलेटेड जितने भी नोट्स होंगे या उसके रिलेटेड जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होगी, उसका भी ऑडिट करते हुए चलूंगा। क्लियर है क्या? मैंने बोला क्लियर है। इसको मैंने तुमको कोरिलेट कराया था एसआरएस 4400 से। एसआरएस 4400 में भी कुछ ऐसा ही होता था, खाली लोन का ऑडिटर है, खाली डेटर का ऑडिटर है, खाली क्रेडिटर का ऑडिटर है, लेकिन वहां पे एश्योरेंस नहीं देते थे, यहाँ पे एश्योरेंस देते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये क्या है? ऑडिट है। बेसिक्स, अगर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे ना, तो खाली एसए 805 ही लगेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन मान लो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, तो एसए 805 तो लगेगा ही, साथ बाय साथ एसए 800 भी लग जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। अभी मैंने तुमको बताया ना, एसए 800 इज फॉर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अप्लाई नहीं करता है कंपोनेंट ऑडिटर को। इसको प्लीज कंपोनेंट ऑडिटर से कंफ्यूज मत करना। तुमको लग रहा हो कि सिंगल एफएस का या स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करने का मतलब है किसी पर्टिकुलर ब्रांच का ऑडिट करना, तो मैं कहा ना गोरिये, उसके लिए पहले से ऐसे 600 बन गया है। ठीक है। कंपोनेंट ऑडिटर कौन होता है? जो कि काम करता है एट रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑडिटर, और फिर प्रिंसिपल ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर दोनों मिलकर आते हैं और क्या बनाते हैं? मैंने बोला कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं। प्रिंसिपल ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर मिलकर के कंसो एफएस का ऑडिट करते हैं। मैं कहा ठीक है सर, समझ गया। सबसे पहला सवाल, कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट। काम को एक्सेप्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है? एक्स कैटेगरी का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है सर, जो कि एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन मैंने तुमको कल कराया था। हुआ क्या था ना, क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना। इसमें मैंने तुमको बताया था पॉइंट नंबर 3 टू पॉइंट नंबर 7 पे एक अलग से सेपरेट क्वेश्चन आईसीआई पूछ सकता है। बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, मई 25 नवंबर 25 में तो खतरनाक हाई चांसेस है। कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करा था शाहरुख खान। किरण समझ रहे हो? शाहरुख खान। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करता सल्लू भाई। कौन सर? सल्लू भाई। सर सल्लू भाई, तुम मेरे को बताना सर, सल्लू भाई को क्या करना पड़ेगा? उसको एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, सल्लू भाई को एक्स्ट्रा बिल लेने पड़ेंगे, सल्लू भाई को एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। एंड में सल्लू भाई इतना परेशान हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि बोलेगा मैं शादी करने को तैयार हूं, पर इस स्पेसिफिक एलिमेंट का, सिंगल एफएस का ऑडिट हमसे ना हो पाएगा। क्लियर? बस यही कहानी को ध्यान में रखते हुए चलना। मैंने क्या बोला ना, सल्लू भाई जो था, जो ऑडिट कर रहा था सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट का, उसके लिए कंप्लाई करना एसएस को, कंप्लायंस विद एसएस, उसके लिए नॉट प्रैक्टिकेबल है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा। एसए को कंप्लाई करना उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि वो ऑडिट नहीं कर रहा है कंप्लीट एफएस का, क्योंकि कंप्लीट एफएस का ऑडिट तो कौन करता है? एसआर के कर रहा था। फिर मैंने क्या बोला, सल्लू भाई को एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा बिल लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग यानी कि मैं बोल दूं सल्लू भाई को सेम अंडरस्टैंडिंग तो होगी नहीं, एंटिटी की, इन्वायरमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, ये सारी अंडरस्टैंडिंग तो शाहरुख खान के पास रहेगी ना। सल्लू भाई तो बेचारा क्या होगा ना, उसके पास अंडरस्टैंडिंग तो होगी नहीं। शाहरुख खान के पास होगी ना, सब शाहरुख भाई के पास होगी। क्यों? ये कंप्लीट एफएस का ऑडिट तो शाहरुख भाई ने किया है। हाँ सर, सल्लू भाई को एक्स्ट्रा बिल लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा बिल यानी कि एक्स्ट्रा ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे। मैं बोलूं सल्लू भाई के पास ऑडिट एविडेंस तो है ही नहीं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में। हाँ यार, बिल तो है ही नहीं बेचारे के पास, तो उसको फर्दर ऑडिट एविडेंस नीडेड, यानी उसको एक्स्ट्रा बिल चाहिए। और फिर मैंने बोला था कुछ एसेज में, सम एसेज में
सल्लू भाई को एक्स्ट्रा मेहनत पड़ेगी। एक्स्ट्रा मतलब डिस्प्रपोर्शनेट मेहनत, यानी कि ऑडिट वर्क पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल ऐसे 570 में उसको एक्स्ट्रा मेहनत पड़ जाएगी। एंड में इतना परेशान हो गया हमारा सल्लू भाई, क्या बोलता है ना भाई, ऑडिटर जाकर डिस्कस किया मैनेजमेंट के पास, यानी सल्लू भाई गया मैनेजमेंट के पास जाकर के डिस्कस किया, बोल रहा है मेरे लिए तो ये चीज इम्प्रैक्टिकल है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट, मेरे से तुम शादी करवा लो, अदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट मेरे लिए मोर प्रैक्टिकल रहेगा, नहीं शादी कर लूंगा मैं। वो तो मस्ती करती, वो क्या बोलता है, रिव्यू करना मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ठीक है, ये वही कहानी है जो कि मैंने तुमको बाजू में बताई कि भाई सल्लू भाई को एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा बिल लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड में वो परेशान होकर क्या बोलेगा, इससे अच्छा तो मैं शादी कर लेता। ये पॉइंट नंबर 3 to 7 पे एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, मैंने तुमको बोला था। ठीक है सर, या इसका एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, कंसीडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, या ऐसा बनेगा, यानी कि एक्सेप्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, इसमें दो बात आती थी, पहले एसएस की बात चलती थी और फिर एएस की बात चलती थी। सिंपल है क्या, सिंपल है। पहले एसए की बात चलती थी, एएस की बात चलती थी। अब एसए की जो बात चलती थी वो थी एप्लीकेशन ऑफ एसएस। मैंने तुमको आईसीआई का दोगलापन दिखाया था जब मैं तुमको एसए 800 पढ़ा रहा था ना, तो जो चीज मैंने वहां पे एसए 200 वाली ये चीज नहीं पढ़ाई थी मैंने तुमको, हाँ सर, तो वो मैंने तुमको वहां पे कब पढ़ाई थी, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग वाले आंसर में पढ़ाई थी। याद है क्या तुमको कि ऑडिटर को प्लानिंग परफॉर्मिंग करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, तो बोले एसए 200 का ध्यान रखना है। लेकिन ये आईसीआई वाले इतने दोगले हैं, इतने दोगले हैं, इतने दोगले हैं कि जो चीज उधर प्लानिंग के टाइम पे देखनी थी वो चीज इधर एक्सेप्टिंग के टाइम पे देखनी है। क्लियर है क्या, हाँ, कंसीडरेशन व्हेन एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट में क्या बोला, सबसे पहले तो एसए 200 के हिसाब से जो हमारा ऑडिटर है ना, ऑडिटर उसको सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस से कंप्लाई करना है। मैंने बोला ठीक है सर, बीसीडी इनआउट प्लस इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लाई करना है, सारे एसए के साथ कंप्लाई करना है। ठीक है सर, ऑडिटर कंप्लाई कर लेगा हर एक रिक्वायरमेंट ऑफ एसए से, अनलेस वो इररेलेवेंट है, क्योंकि वो तो कंडीशनल है। ऐसे 600, 610, 620 का एग्जांपल तुमको मैंने दिया था, हाँ, कि वो वाले ऐसे को तो मैं कंप्लाई कर ही नहीं पाऊंगा अगर वो लोग रेलेवेंट नहीं है। तो यहां तो एक ऑडिटर डिपार्ट कर सकता है किसी एसए के रिक्वायरमेंट से अगर वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहा है, तो जैसे मैंने तुमको एसए 505 का एग्जांपल दिया था। क्लियर है कि हाँ, ये 2 पॉइंट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अपने को लिख करके चलने हैं और ये 3 to 7 लिख करके चलने हैं। ये हो गया मेरा एप्लीकेशन ऑफ एसेज वाला पार्ट। ठीक है, एक तो ये आएगा सर कंसीडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट के आंसर में। दूसरा क्या आएगा सर, एएफआरएफ के बारे में, कि एएस के बारे में बात आएगी, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एएफआरएफ। सर इसमें क्या था, नाचो मेरे साथ, नाचो मेरे साथ। एएस बराबर है डिस्क्लोजर बराबर है, एएस बराबर है डिस्क्लोजर बराबर है, एएस बराबर है डिस्क्लोजर बराबर है, एएस बराबर है डिस्क्लोजर बराबर है। वाह सर वाह, मजा आ गया। यानी ऑडिटर को देखना है एएस बराबर है, यानी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ एज पर एसए 210, यानी कि जो एफआरएफ है, जो हमारा एएस है, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। डिस्क्लोजर्स बराबर का मतलब है वेदर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स आर देयर फॉर यूजर्स टू अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन। क्या जितने डिस्क्लोजर होने चाहिए थे उतने डिस्क्लोजर है कि नहीं है, यूजर्स को अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्लियर, एकदम इन डेप्थ जाकर के रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि इस बार एसए 800 की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है मई 25 नवंबर 25 अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि भाई अमेंडमेंट्स है और जब भी कोई चीज में अमेंडमेंट आता है तो वो चीज अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है सर, ठीक है सर, एकदम बेस्ट तरीके से रिवीजन कराया। मैंने बोला ठीक है सर, क्वेश्चन 2 अपन ने अच्छे से किया। ठीक है, क्वेश्चन 3 अपन ने अच्छे से किया। आता हूं क्वेश्चन 4 पे। क्या बातें मेरे को ध्यान में रखनी है प्लानिंग करते वक्त, परफॉर्मिंग करते वक्त, बड़े ध्यान से देखना। अगर मैंने तुमको एसए 800 जब पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने तुमको 5 एसए बताए थे, याद है। जब मैं तुमको प्लानिंग परफॉर्मिंग वाला आंसर बता रहा था, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी, मैंने 5 ऐसे बताए थे। एसए 200, एसए 260, एसए 315, ठीक है, ऐसे 315 बताया था, ऐसे 320 बताया था और ऐसे 450 बताया था। सर यहाँ पे भी एसए की बात आएगी कि हाँ यहाँ पे भी एसए की बात आएगी, लेकिन इन लोगों ने इधर क्या बोल दिया है, ऑल एसएस, सारे एसए को ध्यान में रखना है। लेकिन स्पेशल फोकस करना है आपने ऐसे 240, ऐसे 550, 570 पे, क्योंकि यहाँ पे मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे 260 वाली बात ये तो अपन ने ऐसे 800 में भी देखी थी, जब अपन ये कंसीडरेशन एंड प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंगेजमेंट वाला आंसर कर रहे थे। तो याद है तुमको, हाँ क्या बोला था, हमारा बेचारा टीसीडब्ल्यूजी थक जाता है। भाई मैंने क्या बोला ना, जब आप कंप्लीट एफएस का भी काम कर रहे हो और सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट का भी ऑडिट हो रहा है, दोनों के ऑडिट हो रहे हैं, यानी कंप्लीट एफएस का भी ऑडिट हो रहा है, सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट का भी ऑडिट हो रहा है, तो मैंने बोला जो हमारा टीसीडब्ल्यूजी ना, टीसीडब्ल्यूजी वो निगरानी रखेगा, वो ओवरसाइट रखेगा कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो थक जाएगा ना बेचारा, थक जाएगा। तो मैंने बोला कि जब सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट पे निगरानी रखने की बात आएगी ना, तो कोई दूसरे बंदे को ले आना, कोई दूसरे पर्सन को ले आना, यानी जो पर्सन ओवरसाइट करेगा, बोले तो निगरानी करेगा किसकी, सिंगल एफएस एलिमेंट की, वो अलग होगा, और जो टीसीडब्ल्यूजी होगा ना वो अलग होगा। टीसीडब्ल्यूजी तो ओवरसाइट किस पे करेगा, कंप्लीट एफएस पे करेगा, दोनों अलग अलग होंगे। टीसीडब्ल्यूजी बेचारा हमारा थक जाएगा। फिर पता है मैंने तुमको कल क्या बात बोली, मान लो मेरे को सेल्स कमीशन का ऑडिट करना है, तो क्या मैं सेल्स का ऑडिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पहले बिल्कुल करना पड़ेगा। सेल्स कमीशन के ऑडिट के लिए मेरे को सेल्स का ऑडिट तो करना पड़ेगा ना, कॉमन सेंस की बात है। हाँ सर कॉमन सेंस की बात है। तो अगर मान लो मैं स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहा हूं और वो स्पेसिफिक एलिमेंट है सेल्स कमीशन,
तो मैं बोलूं ऑडिटर इज अनेबल टू कंसिडर दैट एलिमेंट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में तो मैं उसको ऑडिट कर ही नहीं सकता हूं, तो मेरे को इंटर रिलेटेड आइटम्स पे भी मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। फिर मैंने तुमको बोला था ओवरऑल मटेरियलिटी हमेशा ज्यादा रहती है, जो मटेरियलिटी मेरी सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए निकलती है वो कम रहती है, और उस हिसाब से हमारा जो ऑडिटर है उसको नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स मॉडिफाई करने पड़ेंगे। यस सर। फिर मैंने तुमको बोला था शाहरुख खान ही है जिसने सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट किया, और शाहरुख खान ही है जिसने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया। तो जो ऑडिट एविडेंस उसने कंप्लीट एफएस का ऑडिट करते वक्त निकाले होंगे, क्या वो उसको अभी यूज कर सकता है क्या? हाँ, वो यूज कर सकता है। जब वो ऑडिट कर रहा है सिंगल एफएस को, तो वो ऑडिट एविडेंस यूज कर सकता है जो कि उसने कंप्लीट एफएस के टाइम पे निकाले थे। उस हिसाब से वो प्लान करेगा, परफॉर्म करेगा ऑडिट एज पर एसेस टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला यस सर, वी आर गेटिंग योर पॉइंट। सर जब मैं क्लीन ओपिनियन दे रहा हूं ना, तो दोनों में से कोई भी फ्रेज यूज कर सकता हूं। प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स और गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, तो भाई ऑडिटर कैसे नक्की करेगा, ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा कि उसको दोनों में से कौन सा फ्रेज यूज करना है? इन पागलों ने है ना एक बिना सर पैर का आंसर दिया था। एंड में तो क्या बोला था ना कि ऑडिटर का मर्जी है ना, ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है। अरे उसकी मर्जी, उसको ये फ्रेज करना होगा वो करेगा, ये वाला करना होगा ये करेगा, उसकी मर्जी, दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो मेरे पागलों, तुमने फिर इतना बड़ा आंसर क्यों पढ़वाया तो मैंने भी तुमको पढ़वा दिया। पता है क्या? वेदर AFRF रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट एफएस, यानी जो मेरा AFRF है ना, जो मेरा AS है ना, AS वो खाली कंप्लीट एफएस के बारे में ही बात करता है। वो सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट के बारे में तो बात ही नहीं करता है, बात ही नहीं करता है। अगले क्वेश्चन में मैंने तुमको क्या बताया, सॉरी अगले पॉइंट में मैंने तुमको क्या बताया था, क्वेश्चन में नहीं, अगले पॉइंट में मैंने तुमको क्या बताया था, मैंने तुमको फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क का क्या दे दिया था ना सर, डेफिनेशन दे दिया था। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या बोलता था, अगर 10 डिस्क्लोजर मांगे हैं ना, तो 10 की जगह 12 दे सकते हो, 10 की जगह 8 भी दे सकते हो। क्यों सर? क्योंकि वो फेयर प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है। यानी अगर जरूरी है, इफ इट इज नेसेसरी टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन, तो आप एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर भी दे सकते हो, 10 की जगह 12 डिस्क्लोजर्स भी दे सकते हो, और डिपार्ट भी कर सकते हो फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ AFRF, यानी 10 की जगह 8 डिस्क्लोजर भी दे सकते हो। क्लियर है? हाँ, ये होता है मेरा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। बट व्हाट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क? वो होता है रिजिड। कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या बोलता है ना, आपको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, नाम में ही कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, यानी आपको कंप्लाई करना पड़ेगा फुल्ली। 10 डिस्क्लोजर बोले तो सारा 10 ही दो। क्लियर है? प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स डिस्क्लोजर। मैंने बोला था ठीक है, अपन ने भी किसका एग्जांपल लिया था, डिस्क्लोजर्स का एग्जांपल अपन ने लिया था। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, वी आर गेटिंग योर पॉइंट। फिर मैंने तुमको एक बात बताई थी, पता है क्या बात बताई थी? मैंने तुमको एक बात बताई थी, नॉर्मली तुम क्या करते हो, ओपिनियन देते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल पे। हाँ सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल पे ही ओपिनियन देते हो, लेकिन जब कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट चलेगा ना, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट का नहीं, तो उसमें एकमात्र एक्सेप्शन है सर, एकमात्र एक्सेप्शन। जब कंप्लीट एफएस का ऑडिट होगा एकमात्र एक्सेप्शन है, पता है क्या? आप डिस्क्लेमर दे सकते हो P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, यानी कि ऑपरेशंस और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, और अनमॉडिफाइड ओपिनियन दैट इज क्लीन ओपिनियन दे सकते हो स्टेट ऑफ अफेयर्स पे, दैट इज बैलेंस शीट पे। क्लियर है? क्लियर है। फिर मैंने तुमको पता है क्या बताया था? मैंने तुमको बताया था, बड़े ध्यान से देखना, जब कभी भी ऑडिटर जो होगा ना, मान लो शाहरुख खान है, वो सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट का भी ऑडिट कर रहा है, कंप्लीट एफएस का भी ऑडिट कर रहा है, तो वो दोनों पे सेपरेट ओपिनियन देगा। क्लियर है? क्लियर है। मैनेजमेंट ने क्या किया था ना, जो सिंगल एफएस था और जो कंप्लीट एफएस था उसको साथ में पब्लिश कर दिया था। तो ऑडिटर आया, और ऑडिटर है ना, ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलता है, अरे ओ मेरे प्यारे मैनेजमेंट, अरे ओ लुलुलुलु मेरे बाबू, मेरा मैनेजमेंट, तू एक काम करना, इन दोनों को अलग अलग करके देखा। अगर मैनेजमेंट वालों ने डिफरेंशिएशन नहीं करा होगा ना, तो ऑडिटर उसको रेक्टिफाई करने को बोलेगा। ऑडिटर बोलेगा प्लीज तू उनको अलग अलग करके दिखा, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। ऑडिटर क्या बोलेगा ना, देख मैं भी तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं मेरे ओपिनियन को, मैं भी तो सेपरेट ओपिनियन दे रहा हूं, देख सिंगल एफएस पे अलग ओपिनियन दे रहा हूं, कंप्लीट एफएस पे अलग ओपिनियन दे रहा हूं, तू भी क्या कर दे, तू भी डिफरेंशिएट कर ले। ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट देगा ही नहीं वो सिंगल एफएस पे स्पेसिफिक एलिमेंट पे, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं हो जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, जब तक वो मैनेजमेंट डिफरेंशिएशन नहीं कर लेते। क्लियर है? क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नवंबर 24 में मैंने बोला था इसमें से क्वेश्चन आएगा, और नवंबर 24 में इसमें से क्वेश्चन आया था। बार बार मैंने बोला था इसमें से आएगा, और नवंबर 24 में आया था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मई 25 में नहीं आएगा, मई 25 में भी आ सकते हैं। मैंने बोला था कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तुमने एडवर्स ओपिनियन दिया, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया। ठीक है, अब भाई मैं बोलूं एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में तो परवेजिव वाले मिसस्टेटमेंट आते हैं। क्योंकि ये मिसस्टेटमेंट परवेजिव थे, तो मेरे तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब हो गए ना। छी, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब हो गए। यानी मैं बोलूं सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट पे भी मेरे को जप मार के एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही देना पड़ेगा। अनमॉडिफाइड ओपिनियन नॉट अलाउड, क्लीन ओपिनियन नॉट अलाउड सर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था, जिस पर मैंने तुमको क्वेश्चन करवाया भी था नवंबर 24 का।
क्या एक्सेप्शन था? मैंने बोला भाई स्पेसिफिक एलिमेंट के केस में आप क्लीन ओपिनियन दे सकते हो प्रोवाइडेड यू मीट ऑल थ्री कंडीशंस, तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पता है क्या? लॉ ने रोक नहीं लगाई होनी चाहिए, ऑडिटर इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन। क्लियर है? क्लियर है। एलिमेंट है ना, चिंदी सा होना चाहिए, एलिमेंट डज नॉट कंस्टिट्यूट मेजर पोर्शन ऑफ कंप्लीट एफएस। क्लियर है? क्लियर है। और दोनों की दोनों ऑडिट रिपोर्ट कौन सी सर? सिंगल एफएस वाली ऑडिट रिपोर्ट, मतलब सिंगल एफएस स्पेसिफिक एलिमेंट वाली ऑडिट रिपोर्ट, और कंप्लीट एफएस वाली ऑडिट रिपोर्ट। सॉरी, सिंगल एफएस नहीं, ये स्पेसिफिक एलिमेंट की बात चल रही है ना, स्पेसिफिक एलिमेंट वाली ऑडिट रिपोर्ट और कंप्लीट एफएस वाली ऑडिट रिपोर्ट, दोनों है ना, दोनों पब्लिश नहीं होनी चाहिए टुगेदर, दोनों अलग अलग पब्लिश होनी चाहिए। यानी कि जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट है ना, कौन सी सर? स्पेसिफिक एलिमेंट वाली, नॉट पब्लिश्ड टुगेदर विद ऑडिट रिपोर्ट हैविंग एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यानी कंप्लीट एफएस वाली ऑडिट रिपोर्ट, दोनों अलग अलग पब्लिश होनी चाहिए। मैंने बोला था ये जो एक्सेप्शन है ना, वो केवल और केवल स्पेसिफिक एलिमेंट को ही मिल रहा है, सिंगल एफएस के लिए ये एक्सेप्शन अलाउड नहीं है। यानी सिंगल एफएस के केस में तो हमेशा 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 एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही आएगा, ठीक है, जब कभी भी सिंगल एफएस का ऑडिट होगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला यस सर, वी आर गेटिंग योर पॉइंट। फिर कुछ छोटी छोटी बातें मैंने करी थी साइन ऑफ ऑडिटर को लेकर के। जो ऑडिटर है साइन करेगा खुद के पर्सनल नेम में या फर्म के नेम में करेगा, मेंबरशिप नंबर डालेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ फर्म डालेगा, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। सेम गोइंग कंसर्न वाली बात मैंने तुमको करी थी, जब मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गोइंग कंसर्न असेसमेंट करना, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की होती है और ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गोइंग कंसर्न असेसमेंट करना। तो मैंने बोला ये जो गोइंग कंसर्न की बात है ना, वो ऑडिट रिपोर्ट में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में भी आएगी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में भी आएगी। रालोस का आर होता है ना, वो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा होता है, रालोस का ए जो होता है वो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा होता है। फिर सेम बात जो मैंने तुमको ऐसे 800 में पढ़ाई, कोई भी रिपोर्ट में अगर सिंगल एफएस या एलिमेंट की बात चलेगी तो उसको मैं एनुअल रिपोर्ट कंसीडर कर सकता हूं एसए 720 के लिए, ठीक है। वो एनुअल रिपोर्ट जो होती है ना, उसमें क्या होगी? सिंगल एफएस एलिमेंट की बात होगी, तो उसको मैं एनुअल रिपोर्ट कंसीडर कर सकता हूं। सेम चीज है जो मैंने एसए 800 में पढ़ी थी, ठीक है। हाँ सर ठीक है। फिर मैंने तुमको एक बात बताई थी, पता है क्या बात बताई थी? मैंने तुमको एक बात बताई थी सर, मैंने तुमको एक बात बताई थी, वो बात ये थी, बड़े ध्यान से सुनना सर। कभी भी अगर जो मेरी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट है ना, ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट एफएस, उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन होगा, या उसमें ईओएम होगा, या उसमें ओम होगा, या उसमें मुर्ग सेक्शन होगा, या उसमें ऐसे 720 के हिसाब से कोई अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी, अदर इंफॉर्मेशन की कोई गलती होगी उसमें, तो मैंने बोला था इसका इंप्लीकेशन, इसका इंपैक्ट आएगा ऑन ऑडिट रिपोर्ट ऑन सिंगल एफएस एलिमेंट। ये सेम चीज मैंने तुमको ऐसे 800 में भी पढ़ाई कि भाई अगर ये सारी चीजें ईओएम, ओम, मॉडिफाइड ओपिनियन, मुर्ग, या ऐसे 720 की मिस स्टेटमेंट होगी मेरी ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट एफएस में, तो इसका इंपैक्ट आएगा इन ऑडिट रिपोर्ट ऑन सिंगल एफएस एलिमेंट। लेकिन किस में आएगा? ईओएम में आएगा, ओम में आएगा? मैंने बोला ओम में आएगा। सेम चीज जो भी अभी अपन ने ऐसे 800 में सीखी, क्लियर है? ओम में आएगा। भाई साहब जल्दी बताना सर, समझ में आ रहा है क्या? हाँ कि ना? हाँ सर हाँ। देखो वही बात लिखी मैंने कि अगर मूर्ख सेक्शन है मेरी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट एफएस, तो इसका इंपैक्ट आएगा इन ओम पैरा इन ऑडिट रिपोर्ट ऑन सिंगल एफएस। ठीक है सर, ठीक है सर, डन सर, डन सर, डन सर। उसके बाद मैंने तुमको क्या बोला ना, बड़े ध्यान से देखना, मैंने बोला 5 मार्क पे इस पे क्वेश्चन तुम्हारे लिए बन सकता है आराम से। अमेंडमेंट है, नया नया ताजा ताजा प्यारा प्यारा। क्या बोला है? ऑडिटर को इंप्लीकेशंस कंसिडर करने हैं। कोई भी मामले अगर मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट एफएस, तो उसका इंप्लीकेशन आएगा इन ऑडिट रिपोर्ट ऑन सिंगल एफएस और एलिमेंट। ये जो मैंने तुमको नहीं बताया ओम में आएगा, बस उसकी बात चल रही, ओम में आएगा। लेकिन उसके लिए ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा, और इंप्लीकेशन किस हद तक आएगा उसके लिए 5 बातें ध्यान में रखनी है। 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, फैक्टर्स रेलेवेंट टू कंसीडर इंप्लीकेशन। ठीक है, जो मेरी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट का इंपैक्ट इसमें कितना आएगा, इंप्लीकेशन कितना आएगा, तो मैंने बोला इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ताजा ताजा क्वेश्चन है। 2 बातें मैटर की करी थी, नेचर ऑफ मैटर, परवेसिवनेस ऑफ मैटर। मैं कहा ठीक है सर। और फिर 3 बातें डिफरेंस की करी थी, यानी कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एएफआरएफ। अपन ने बोला था यस सर, डिफरेंस बिटवीन एएफआरएफ, एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पीरियड ऑफ कंप्लीट एफएस एंड सिंगल एफएस एलिमेंट। पीरियड दोनों के पीरियड में डिफरेंस अपन ने देखा था, एग्जांपल के साथ देखा था। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पीरियड ऑफ कंप्लीट एफएस एंड सिंगल एफएस एलिमेंट, और टाइम इलेप्स्ड सिंस डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट एफएस, यानी वो मेन वाली जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कब बनी थी। क्लियर है क्या? हाँ, कितना टाइम हुआ उसको बने हुए। फिर मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था कि अगर तो मेरी कंप्लीट एफएस थी ना, कंप्लीट एफएस, तो मैंने बोला था देखो सर कंप्लीट एफएस है ना, कंप्लीट एफएस, पहले मैंने तुमको डेटर का एग्जांपल दिया था, याद है तुमको? मेरी कंप्लीट एफएस कुछ बनी, ठीक है, कंप्लीट एफएस है ना, कंप्लीट एफएस, उसमें एक डेटर तो होता है, ये कंप्लीट एफएस में तो सब कुछ होता है, तो कंप्लीट एफएस में डेटर भी था, और डेटर के कारण मेरी कंप्लीट एफएस मॉडिफाई हुई, डेटर के कारण मेरी कंप्लीट एफएस मॉडिफाई हुई। ठीक है, हाँ। फिर मेरी सिंगल एफएस और एलिमेंट पे मेरा बना, यानी क्या बना ना, मेरा सिंगल एफएस का ऑडिट हुआ, स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट हुआ। ठीक है, अब तुम मेरे को बताना सर, मेरी कंप्लीट एफएस, इसका जवाब तो तुमने ही मेरे को दिया था, मेरी जो कंप्लीट एफएस थी ना वो मॉडिफाई हुई थी डेटर के कारण। ठीक है, हाँ।
अब जब मैं स्पेसिफिक एलिमेंट यानी कि डेटर का ऑडिट करूंगा तो क्या इंप्लीकेशन आएगा, क्या इस मॉडिफिकेशन का इंप्लीकेशन आएगा क्या? तुमने बोला था हाँ सर आएगा, याद है क्या? तुमने क्या बोला था? यस सर आएगा आएगा आएगा। क्लियर है? तुमने ही बोला था हाँ सर आएगा। सर जब मेरा सिंगल एफएस यानी कि बैलेंस शीट का ऑडिट होगा क्या इस मॉडिफिकेशन का इंपैक्ट आएगा क्या? तुमने बोला था हाँ सर आएगा, क्योंकि डेटर तो एक बैलेंस शीट का आइटम है। हाँ, लेकिन पीएनएल का ऑडिट होगा तो क्या इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं सर, तो इंपैक्ट नहीं आएगा। सिंपल है क्या? तुमने बात बोली थी। हाँ, फिर इसको अपने नोट्स में से भी देखा था भाई, एकदम इन डेप्थ जाकर के रिवीजन करा रहा हूं भाई, समझ रहे हो क्या? अगर तो क्वालिफिकेशन हुआ है डेटर्स में, किसमें? डेटर्स में। कब? जब ऑडिट रिपोर्ट बन रही थी कंप्लीट एफएस की, जब ऑडिट रिपोर्ट बन रही थी कंप्लीट एफएस की। तो सिंगल एफएस अगर आप बैलेंस शीट का ऑडिट कर रहे हो, सिंगल एफएस में आप बैलेंस शीट का ऑडिट कर रहे हो या आप डेटर्स का ऑडिट कर रहे हो, तो मैंने बोला इंप्लीकेशन के चांसेस हाई रहेंगे। याद है क्या तुमको? हाँ सर हाई रहेंगे। लेकिन फिर अपन ने एग्जांपल चेंज कर दिया था। चेंज करके मैंने बोला था मान लो इधर डेट है, लोन। क्या बोला था? मान लो इधर डेट है, लोन। क्लियर है? अब इंप्लीकेशन आएंगे कि नहीं आएंगे वो तुम मेरे को बताना। अब इंप्लीकेशन आएंगे कि नहीं आएंगे अब तुम मेरे को बताना। मैंने बोला देखो सर अब इंप्लीकेशन आएगा क्या? मैंने बोला देखो सर डेटर का जब ऑडिटर है, स्पेसिफिक एलिमेंट डेटर का ऑडिटर है, मैं कहा नो अब इंप्लीकेशन नहीं आएगा। बैलेंस शीट का ऑडिटर है, बैलेंस शीट का आएगा क्या? जल्दी बताना सर। बैलेंस शीट का ऑडिटर है, मैं कहा यस आएगा, क्योंकि डेट तो क्या है ना बैलेंस शीट का आइटम है। पीएनएल के केस में आएगा क्या? ना, पीएनएल के केस में नहीं आएगा। देखो वही है जो अपन ने बोला, अगर तो लॉन्ग टर्म डेट की बात चल रही है ना, लॉन्ग टर्म डेट के कारण मॉडिफिकेशन हुआ है, जो मेरा कंप्लीट एफएस है उसमें लॉन्ग टर्म डेट के कारण मॉडिफिकेशन हुआ है। तो जब कभी भी पीएनएल की बात चलती है, ठीक है, पीएनएल का ऑडिटर है, सिंगल एफएस पीएनएल का ऑडिटर है, स्पेसिफिक एलिमेंट डेटर का ऑडिटर है, तो उसका इंप्लीकेशन नहीं आएगा, इंप्लीकेशन के चांसेस लो हो जाएंगे। ये था हमारा प्यारा प्यारा एसए 805। जल्दी से बताना मजा आया कि मजा नहीं आया, कॉन्फिडेंस आया कि कॉन्फिडेंस नहीं आया, तहलका मचा कि तहलका नहीं मचा। एसए 810 का तगड़ा वाला, जबरदस्त वाला, एग्जाम ओरिएंटेड वाला, मजेदार वाला, आग वाला भाई जहर रिवीजन चालू करते एकदम जहर रिवीजन। एसए 810 का नाम है एंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाम है छोटा सा, चुन्नू मुन्नू सा। अगर तुमने ये भी नहीं लिखा ना तो डूब मरो भाई। लिखो लिखो, क्या वेट कर रहे हो? क्या मोदी जी आकर के आमंत्रण देंगे क्या? लिखो एंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिखो ना? हाँ लिखेंगे सर, लिखेंगे सर। सर क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक्स खाली समझने के लिए, जेड कैटेगरी। ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती है? मैंने बोला लेस डिटेल्ड होती है। यस सर लेस डिटेल्ड होती है। मैंने क्या बोला पता है? ऑर्डिनरली ऑडिटर शुड बी ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा ना, वो ही बंदा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा। यानी शंकर लखवानी आज की तारीख में अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा है ना, तो शंकर लखवानी ही समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा। मैं कहा हाँ गौरिये, हाँ समझ गए। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक्स हो गया। अब मैं आता हूं तुमको छोटी मोटी चुन्नू मुन्नू सी बातें करता हूं सर। हाँ सर हाँ चलो सर, क्या है चुन्नू मुन्नू सी बात? बड़े ध्यान से देखना सर। मैंने तुमको बोला था जब मैं तुमको ऐसे 800 पढ़ा रहा था ना, कि रिपोर्ट की, बड़े ध्यान से देखना। वाह सबने लिखना चालू कर दिया, ऐसे 810 का मजा आ गया सर। डिस्ट्रीब्यूशन यूज को जब रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जब मैं तुमको ऐसे 800 पढ़ रहा था ना, ऐसे 800, ये मेरे को देना है 1 मिनट। हाँ सर चालू करो। हाँ सुनो सुनो सुनो, जब मैं तुमको ऐसे 800 पढ़ा रहा था ना, मैंने बोला था जो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन और यूज, जो मेरी रिपोर्ट होती है ना ऑडिट रिपोर्ट, और जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को यूज को मेरे को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। हाँ सर, क्योंकि वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से बने, या मेरे को रीडर्स को अलर्ट करना होता है ईओएम पैरा देकर के, अगर तुमको पता हो तो। हाँ सर, तो मैंने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज पे अगर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, सर किसके डिस्ट्रीब्यूशन और यूज पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो? किसके डिस्ट्रीब्यूशन और यूज पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो? मैंने बोला मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो तुम बताना क्या मेरे को सिमिलर रिस्ट्रिक्शन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट पे भी लगाना पड़ेगा? मैं कहा हाँ सर लगाना पड़ेगा। वहां की ऑडिट रिपोर्ट पे लगाया तो यहां की ऑडिट रिपोर्ट पे भी लगाना पड़ेगा, सेम पिंच। ठीक है, फिर मैंने तुमको बोला अगर तो जो मेरी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट थी, यानी ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस, वो अलर्ट कर रही है रीडर्स को अबाउट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तो क्या सिमिलर अलर्ट मेरे को ये वाली ऑडिट रिपोर्ट पे भी देना पड़ेगा क्या? ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस पे मैं कहा देना पड़ेगा, सेम पेज, क्योंकि मैंने क्या बोला था जो मेरी समरी एफएस होती है वो मेन वाली एफएस की फोटोकॉपी होती है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला यस सर। सर कंपैरेटिव्स की बात मैंने करी थी। सर कंपैरेटिव्स क्या था ना, मैंने आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया था। 2022 मेरा करंट ईयर है, 2021 मेरे प्रीवियस ईयर के फिगर से, दैट इज समथिंग कॉल्ड कंपैरेटिव्स। मैंने क्या बोला ना सर, मेन वाली एफएस में यानी ऑडिटेड एफएस में कंपैरेटिव्स हैं, लेकिन समरी एफएस में नहीं है। तो सबसे पहले ऑडिटर देखेगा कि ये ओमिशन रीजनेबल है कि ओमिशन रीजनेबल नहीं है। अगर तो ये ओमिशन रीजनेबल है ना, बहुत अच्छी बात है सर, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर तो ये
अनरीजनेबल ओमिशन है। क्या ये अनरीजनेबल ओमिशन है? ये ओमिशन नहीं किया जाना चाहिए था, यानी कंपैरेटिव्स देनी चाहिए थी, फालतू में इसको ओमिट किया गया। तो इसका इफेक्ट मेरे को देखना है ऑन ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जो समरी एफएस की ऑडिट रिपोर्ट है ना, इस पे इसका इंपैक्ट देखा जाएगा। फिर मैंने जब तुमको पढ़ाया था ऐसे 710, उसमें मैंने कुछ बात करी थी। मैंने उसमें तुमको ये बात बताई थी कि जब कभी भी क्या होता है ना, प्रीडिसेसर ऑडिटर होता है, यानी क्या होता है प्रीडिसेसर ऑडिटर, इस साल का ऑडिट शाहरुख खान ने किया, लास्ट ईयर का ऑडिट सलमान भाई ने किया था, सल्लू ने किया था, सल्लू भाई ने किया था। तो मेरे को है ना बताना होता है, क्या बताना होता है ना, मेरे को ओम पैरा में बताना होता है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है अपने ऐसे 710 का। मेरे को ओम पैरा में बताना होता है प्रीडिसेसर ऑडिटर का नाम, मेरे को ओम पैरा में बताना होता है ओपिनियन, कि मतलब वो लास्ट वाली ऑडिट रिपोर्ट पे सल्लू ने क्या ओपिनियन दिया था। देखो प्रीडिसेसर ऑडिटर का नाम क्या, सल्लू। लास्ट वाले जो ऑडिट रिपोर्ट है लास्ट ईयर की, उसमें सल्लू ने क्या ओपिनियन दिया था और डेट क्या थी ऑडिट रिपोर्ट की, वो सल्लू वाले ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या थी, लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट की बात चल रही है, जिसपे सल्लू ने रिपोर्ट किया था। ठीक है, क्योंकि प्रीडिसेसर ऑडिटर कौन था, सल्लू था, मैं कौन हूं, शाहरुख हूं। तो मैंने बोला जो चीज उधर बतानी पड़ती है ना, वो चीजें यहां भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, फर्क क्या है, वो मेन वाली एफएस है, समरी एफएस है। यानी अगर समरी एफएस में क्या है सर, कंपैरेटिव्स है। ठीक है, हाँ, जो कि लास्ट ईयर सल्लू भाई ने ऑडिट कर रखे थे। तो जो चीजें आपने मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट में बताई थी ना, वो इधर भी बतानी पड़ेगी। ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस कंटेन मैटर्स, अपने जो समरी एफएस की ऑडिट रिपोर्ट है उसमें वो सारे मैटर होंगे जो कि ऐसे 701 के हिसाब से, जो कि ऐसे 710 के हिसाब से, जो कि ऐसे 710 के हिसाब से मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट में होते थे, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस में होते थे। ठीक है, हाँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो भी मैंने पढ़ा दिया था। जेड कैटेगरी का है, एमसीक्यू में कभी भी आ सकता है। अगला पढ़ा था वाई कैटेगरी का टॉपिक, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन विद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मैंने सेम तुमको कोरिलेट करा था, वो चला था एसए 700 के साथ। ये एसए 700 का मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन था। जब मैं तुमको एसए 700 पढ़ा था तो लास्ट क्वेश्चन था सर, सेम एज एसए 700। क्या बोल रहा था सर, बहुत इजी सी बात बोल रहा था, अगर तो जो मेरी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके साथ कोई अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है सर, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, तो मेरे को देखना है क्या वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्लियरली डिफरेंशिएटेड है कि नहीं है। अगर है तो मैंने बोला वाओ अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस ब्रो। लेकिन अगर नहीं है ना, तो मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा, अरे ओ मैनेजमेंट, अरे मेरे प्यारे मैनेजमेंट, आ तो बाबू तू काम कर, चेंज कर दे प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट मान गया, अच्छी बात है, वाह मैनेजमेंट, तू तो कितना दुलारा है, तू तो कितना प्यारा है। लेकिन मैनेजमेंट नहीं माना तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरा इस सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। यानी ऑडिटर एक्सप्लेन कर देगा इन ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस कि जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज नॉट कवर्ड बाय ऑडिट रिपोर्ट, जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला हाँ सर, गेटिंग योर पॉइंट। फिर मैंने तुमको एक बात बताई थी वाई कैटेगरी की, टाइमिंग ऑफ वर्क एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में। मैंने तुमको एक सिंपल सवाल पूछा था जिसमें तुमने विश्वागिरी कर दी थी। क्या थी विश्वागिरी? बड़े ध्यान से देखना सर। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस थी 31 जुलाई, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस थी 15 अगस्त। मैंने तुमको एक मीठा मीठा प्यारा प्यारा प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा सवाल पूछा था। 31 जुलाई की अगर डेट है मेरी ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस की, 15 अगस्त की अगर मेरी डेट है ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस की, और मैंने तुमको बोला था जो समरी एफएस होती है वो मेन वाली एफएस की, जो मेन वाली एफएस होती है ना, मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी फोटोकॉपी होती है। तो मैंने तुमको पूछा था क्या 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो तुमने बोला था अरे हाँ हाँ आएगा आएगा, एक जन ने गलत दिया, सबने गलत दिया। भाई साहब मैंने क्या बोला, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, वापस लिखना, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं। देखो ये मैंने स्टार मार्क किया था 4th पॉइंट पे, इस पे से केस स्टडी बन सकती है, क्योंकि जो मेरी समरी एफएस है वो डिराइव हुई है ऑडिटेड एफएस से, यानी कि वो फोटोकॉपी है ना, मेरी समरी एफएस फोटोकॉपी है। तो ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, बच्चा विश्वागिरी मत करना। ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एडिशनल ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर को कोई भी एडिशनल ऑडिट एविडेंस लेने की जरूरत नहीं है, उसने ऑडिटेड एफएस के टाइम पे कुछ ऑडिट एविडेंस लिए थे, उसी से वो भी संतुष्ट हो जाएगा। दूसरा, उसको रिपोर्ट नहीं करना है ऑन इवेंट्स सब्सिक्वेंट टू ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस, यानी कि 31 जुलाई के बाद के इवेंट्स का उसको कंसीडर नहीं करना है, उसको 31 जुलाई के बाद के इवेंट्स कंसीडर नहीं करने हैं। वही बात जो मैंने तुमको बोली, यस सर, ये जो मैंने तुमको बात बोली वो यही तो बात बोली कि 31 जुलाई के बाद के जितने भी इवेंट है मेरे बच्चे कंसीडर नहीं करना नहीं करना नहीं करना। यानी इवेंट्स खाली कब तक के आएंगे? टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस, उसके बाद के इवेंट्स यहाँ पे नहीं आने वाले। क्लियर है सर? क्लियर है सर। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा था? ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन समरी एफएस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ऑफ एफएस। कॉमन सेंस की बात है, पहले क्या आएगी ना, मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसकी ऑडिट रिपोर्ट, बाद में आएगी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी ऑडिट रिपोर्ट। पहली वाली बात क्या थी? पहला वाला पॉइंट देखना सर, जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट है ऑन समरी एफएस, देखो 4th वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने तुमको स्टार मार्क कराया था, उधर से केस स्टडी बन सकती है। ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस जो मेरा रहने वाला है, कौन सा सर? ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस। उसमें ऐसा लिखा होगा कि जो मेरा समरी एफएस है, ठीक है, और जो मेरा ऑडिटेड एफएस है, ठीक है, समरी एफएस यानी मेरी छोटी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समरी वाली, ऑडिटेड एफएस यानी मेरी मेन वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
डोंट रिफ्लेक्ट इवेंट्स सब्सिक्वेंट टू ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस, यानी बस वही बात लिखी गई है, 31 जुलाई के बाद की चीजें नहीं आएंगी, 31 जुलाई के बाद की चीजें नहीं आने वाली। कब तक की चीज आएगी? टिल द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस। फिर पता है मैंने तुमको क्या बोला था, ये तो अभी तक मैं खाली इवेंट की बात कर रहा था एज पर ऐसे 560, लेकिन क्या ऐसे 560 में जो फैक्ट्स अपन ने देखे थे वो फैक्ट्स का भी कंसिडरेशन लिया जाएगा क्या? हाँ, अगर ऑडिटर को पता चलता है किसी फैक्ट्स के बारे में तो उसको फैक्ट्स का भी कंसिडरेशन लेना है, यानी वो इशू नहीं करेगा ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस अंटिल वो फैक्ट्स को कंसीडर कर लेगा एज पर ऐसे 560। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैंने बोला यस सर वी आर गेटिंग योर पॉइंट। तो देखो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना हो गया, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है डन सर। फिर मैंने तुमको क्या बताई थी ना, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, वड़ा पाव खाते, क्या बताया था ना मैंने तुमको मेरे हिसाब से क्वेश्चन, किसी का तो फोन आया भाई यार, क्यों तुम मेरे को बैच के टाइम पे फोन करते हो? ठीक है, काहे मोको बैच के टाइम पे डिस्टर्ब करत जावत है? बड़े ध्यान से सुनना। नेचर ऑफ प्रोसीजर्स बाय ऑडिटर, क्वेश्चन नंबर 3 एक्स कैटेगरी सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। ऑडिटर को क्या क्या प्रोसीजर यूज करने हैं? मैं कहा बहुत सिंपल सर, इसका बहुत सिंपल सा आंसर, तो बहुत सिंपल सा आंसर एसी। क्या था? एसी। 2 पॉइंट एसी के, यस सर, 2 पॉइंट ऑडिटेड एफएस के यानी मेन एफएस के, और 2 पॉइंट समरी एफएस के। ठीक है, 2 पॉइंट एसी के, 2 पॉइंट ऑडिटेड एफएस के, 2 पॉइंट समरी एफएस के, हो गए 6 पॉइंट। बस 6 पॉइंट याद रखना, और एक आखिरी था ऑडिटेड एफएस प्लस समरी एफएस, वो खाली एमसीक्यू के लिए अपन ने पढ़ लिया था। आओ बच्चों आओ देखते हैं क्या बोल रहा था। मैंने बोला था एक होता है अप्लाइड क्राइटेरिया, जैसे मेरी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एएस, वैसे ही मेरी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एसी। व्हाट डू यू मीन बाय एसी? एसी बोले तो अप्लाइड क्राइटेरिया। देखो सारे पॉइंट्स का इवैल्यूएट आ रहा था, हाँ सर इवैल्यूएट करना है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। मैं कहा ठीक है सर। इवैल्यूएट करना है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडिक्वेटली डिस्क्लोज अप्लाइड क्राइटेरिया। मैं कहा ठीक है सर, ये हो गए दो अप्लाइड क्राइटेरिया के पॉइंट, मेड एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, एडिक्वेटली डिस्क्लोज अप्लाइड क्राइटेरिया, ठीक है सर। फिर आए थे समरी एफएस वाले 2 पॉइंट, पता है क्या? इवैल्यूएट वेदर समरी एफएस हैज नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड एप्रोप्रिएट एग्रीगेशन सो एज नॉट टू बी मिसलीडिंग। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छी होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। फिर मैंने क्या बोला था, कंपेयर करूंगा समरी एफएस को ऑडिटेड एफएस के साथ। देखो एक हाथ में लिया था समरी एफएस, एक हाथ में लिया था ऑडिटेड एफएस, उन दोनों को कंपेयर करूंगा ये देखने के लिए कि जो मेरा समरी एफएस है ना वो एग्री हो रहा है, वो रिकैलकुलेटेड है फ्रॉम ऑडिटेड एफएस। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हाँ मैंने वही तो बोला, समरी एफएस आर जस्ट अ फोटोकॉपी ऑफ ऑडिटेड एफएस। हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए। फिर 2 पॉइंट मैंने लिए थे ऑडिटेड एफएस के, पता है क्या? इवैल्यूएट करना है कि जो मेरा समरी एफएस है ना वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रहा है समराइज द नेचर, यानी समरी एफएस में ये डिस्क्लोजर होना चाहिए कि ये तो समराइज द नेचर की एफएस है, ऑडिटेड एफएस हम नहीं है, ऑडिटेड एफएस तो कोई और है। वो आइडेंटिफाई करेंगे ऑडिटेड एफएस को, क्या बोलेंगे हम तो, क्या डिस्क्लोज किया जाएगा, हम तो समराइज द नेचर के हैं, असली एफएस तो कहीं और है, आइडेंटिफाई करेंगे ऑडिटेड एफएस, ठीक है। हाँ समझ रहे हो, हम तो पुत्र हैं, हमारे पिताश्री तो कहीं और है, बस ऐसा ही। सर मेरे को है ना, मेरे को समरी एफएस नहीं समझ में आ रही है, क्या मेरा हक ये है क्या कि मैं कंपनी के पास जाऊं और उनको बोलूं भाई समरी एफएस मेरे को समझ में नहीं आ रही है, समरी एफएस मेरे को समझ में नहीं आ रही है, प्लीज मेरे को मेन वाली एफएस दो। क्या मेरा हक है? क्या मैं बोल सकता हूं क्या जाकर के मैनेजमेंट को? बिंदास तरीके से बोलो सर, किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो बस वही देखना है, इवैल्यूएट करना है ऑडिटेड एफएस इज अवेलेबल टू यूजर्स ऑफ समरी एफएस विदाउट डिफिकल्टी, बिना किसी डिफिकल्टी के जो भी यूजर्स है समरी एफएस के उनको ऑडिटेड एफएस भी मिलनी चाहिए अनलेस लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट्स। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ये थे मेरे क्या 2 पॉइंट अप्लाइड क्राइटेरिया के, फिर 3 और 4 क्या थे ऑडिटेड एफएस के, 5 और 6 थे समरी एफएस के, एक आखिरी पॉइंट है एमसीक्यू पर्पस के लिए, अगर तो समरी एफएस इज नॉट अकम्पनीड बाय ऑडिटेड एफएस तो मेरे को पता है क्या देखना है, फ्रॉम होम वेयर ऑडिटेड एफएस इज अवेलेबल, यानी कंपनी ने मना कर दिया हम तुमको ऑडिटेड एफएस नहीं देंगे, तो कहां से मिलेगा वो मेरे को पता करना है। और क्योंकि गंदा कानून है लॉ रेगुलेशन जो कि मना कर रहा है, जो क्या बोल रहा है ना, ऑडिटेड एफएस नीड नॉट बी मेड अवेलेबल, तो लॉ रेगुलेशन के बारे में भी ऑडिटर को अपने प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। ये क्या था क्वेश्चन, नेचर ऑफ प्रोसीजर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। मैंने कहा ठीक है सर, तो ये हो गया अपना अच्छा सा। हाँ सर देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी अपन ने करा, हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 5 भी अभी अपन ने रिवीजन में कवर किया, हाँ जी सर। 6 भी कवर किया, हाँ जी तूने तो सब कवर कर लिया शंकर लखमानी, मजा आ रहा है। हाँ 7th वाह सर 7th जेड कैटेगरी देखना बड़े ध्यान से। अदर इंफॉर्मेशन मैंने क्या बोला था ना, बड़े ध्यान से देखना सर। नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली जब मैं तुमको ऐसे 720 पढ़ा रहा था तो मैंने तुमको ऐसे 720 में क्या पढ़ाया था कि मैं अदर इंफॉर्मेशन को कंपेयर करता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ और मैं देखता हूं कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है किसी में भी। सेम चीज है, रत्ती भर का भी फर्क नहीं है बचुआ ओ बिटुआ, रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। मैंने क्या बोला ना सर, मेरे को उधर क्या कंपेयर करना था, अदर इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इधर क्या कंपेयर करना है,
अदर इंफॉर्मेशन और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई साहब कोई चेंज है क्या? नहीं सर, वहां पे कंपेयर करना था अदर इंफॉर्मेशन को नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, यहां पे कंपेयर करना है मेरे को अदर इंफॉर्मेशन को समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। सर वहां पे क्या चेक करना था? दोनों में से किसमें मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है। यहां पे भी तो वही चेक करना है, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी किसमें है। सिंपल है क्या भाई साहब? सिंपल है सर, लेकिन भाई उसके लिए मेरे को अदर इंफॉर्मेशन रीड करनी पड़ेगी। हाँ सर रीड करनी पड़ेगी। ये अदर इंफॉर्मेशन किधर होती है? एनुअल रिपोर्ट में होती है, अपन ने ऐसे 720 में सीखा था। हाँ सर बस वही है। किसमें होती है अदर इंफॉर्मेशन? एनुअल रिपोर्ट में होती है। और वो एनुअल रिपोर्ट में पता है क्या क्या चीजें होती है? वो एनुअल रिपोर्ट में तुमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी मिलती है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी मिलती है। देखो एनुअल रिपोर्ट को यहाँ पे बोला गया डॉक्यूमेंट, तो क्या क्या मिलती है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी मिलती है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी मिलती है। यानी एक तो उसमें होती है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एनएफआई, और क्या होता है सर उसमें? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अगर मेरे को मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिली, जो कि मैं इधर ढूंढने की कोशिश कर रहा था ना, हाँ, तो मैं जाऊंगा भागा भागा जाऊंगा मैनेजमेंट के साथ जाकर डिस्कस करूंगा और देखूंगा कि भाई किधर लोचा है, किधर सुधारे की जरूरत है। क्या समरी एफएस में सुधारे की जरूरत है, या वो एनुअल रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सुधार की जरूरत है। मैंने इधर दो चीज को किसको चेक किया था? समरी एफएस को चेक किया था, अदर इन्फो को चेक किया था। तो मेरे को वही देखना है रिवीजन की जरूरत किस में है, क्या समरी एफएस में या अदर इन्फॉर्मेशन में जरूरत है। देखो सर, अगर अदर इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी रिवाइज्ड, अगर अदर इन्फॉर्मेशन में सुधार की जरूरत हुई और मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार का सुधार नहीं करेंगे, तो मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंप्लीकेशंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस। यानी कि मेरे को मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है, मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है। दैट वाज माय क्वेश्चन नंबर 7। या बहुत अच्छी तरीके से अपन ने इसको भी कवर कर लिया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कवर कर लिया था। फिर मैंने तुमको ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी थी मस्त। सर तुम मेरे को बताना, क्या दुनिया की कोई भी ताकत रोक सकती है क्या, बदल सकती है क्या पहले 2 पॉइंट और आखिरी 3 पॉइंट को? किसी का बाप नहीं रोक सकता। टाइटल एड्रेस ही सेम टू सेम डिक्टो। यस सर। डेट प्लेस सिग्नेचर सेम टू सेम डिक्टो। सर पहले आएगी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की डेट, उसके बाद ही आएगी ऑडिट रिपोर्ट की डेट। पहले आएगी ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद ही क्या आएगी सर? ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये तो एकदम बेसिक सी बात थी। बीच में से मैंने तुमको क्या बोला था? कोई भी 3-4 तुम लोग क्या करना ना सर, कोई भी 3-4 देख लेना, मैं तुमको सारे एक बार रीड मरवा देता हूं, ठीक है? हाँ, तो भी 3-4 तुम ध्यान में रख करके चल सकते हो। क्या क्या बोला था देख रहा अपने ध्यान से। स्टेटमेंट दे देना कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओपिनियन ऑन समरी एफएस। मैंने बोला ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑडिटर ही ओपिनियन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समरी एफएस, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है वो तो अपन हर केस में देते ही हैं। फिर पता है मैंने तुमको क्या बोला था? मैंने तुमको बोला था एक स्टेटमेंट दे देना कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डोंट कंटेन ऑल डिस्क्लोजर्स एज पर एएफआरएफ। इसमें सारे डिस्क्लोजर्स नहीं है। रीडिंग समरी एफएस एंड इट्स ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रीडिंग ऑडिटेड एफएस एंड इट्स ऑडिट रिपोर्ट। याद है तुमको? समरी एफएस जो है और ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है मेन वाली एफएस का और मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट का। यस सर, याद तो आता है। फिर एक स्टेटमेंट दे देना है आपको कि समरी एफएस एंड ऑडिटेड एफएस डोंट रिफ्लेक्ट इवेंट्स सब्सिक्वेंट टू ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस। यानी वही सर 31 जुलाई के बाद की चीजें कवर नहीं है, जो मैंने बताया ना विश्वागिरी मत कर देना। हाँ बस वही वाली बात थी इसमें। फिर क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, जो भी ऑडिटर का ओपिनियन होगा वो आएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिटेड एफएस आएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ समरी एफएस इंक्लूडिंग टाइटल, टाइटल यानी पीएनएल है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अगर समरी एफएस डॉक्यूमेंट में था, डॉक्यूमेंट यानी कि एनुअल रिपोर्ट में था, तो बताना पड़ेगा कौन से पेज नंबर पे समरी एफएस है। सिंपल है, बताना पड़ेगा कौन से पेज नंबर पे। फिर मैंने रेफरेंस दिया था टू ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस। हाँ कि देखो हम तो क्या है ना, हम तो वो वाली ऑडिट रिपोर्ट है जो कि समरी एफएस पे बनी है। असली ऑडिट रिपोर्ट तो वो रही, उसकी डेट बतानी पड़ेगी। कौन सी डेट? डेट ऑफ दैट रिपोर्ट। दैट रिपोर्ट यानी कि मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट की डेट। और फैक्ट ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन इन दैट रिपोर्ट। अगर मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट में अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो वो भी बताना पड़ेगा। क्यों सर? इसमें अपन ने मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं लिया था क्योंकि उसका अपन ने अलग से नीचे क्वेश्चन करा था। सिंपल है क्या? मैं कहा हाँ गुड, ये दैट वाज समथिंग कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 10। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? सर मॉडिफिकेशन ईओएम ओम पैरा, बहुत सिंपल सर। क्या बोला था ना मैंने? समरी एफएस में लोचा है। लोचा का क्या मतलब है ना? Summary FS is not consistent in all material respects with audited FS as per applied criteria, और summary FS is not a fair summary of audited FS as per applied criteria। मैंने बोला लोचा है। मैनेजमेंट भी मना कर रहा है कि हम तो कोई चेंजेस करेंगे ही नहीं। मैनेजमेंट नॉट एग्री टू मेक चेंजेस, तो ऑडिटर को आएगा गुस्सा और सबसे वर्स्ट वाला ओपिनियन दे देगा, दैट इज एडवर्स ओपिनियन दे देगा मेरे समरी एफएस पे। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला हाँ सर। जो मेरी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट है ना, ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस, उसमें एडवर्स ओपिनियन है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तुम बताना एडवर्स ओपिनियन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या है? परवेजिव है कि परवेजिव नहीं है? चैट बॉक्स में लिख के बताना।
परवेजिव है, बिल्कुल सर परवेजिव है। मैंने बोला मिस स्टेटमेंट इतनी ज्यादा फैली हुई है, इतनी ज्यादा फैली हुई है, इतनी ज्यादा फैली हुई है कि समरी एफएस पे ओपिनियन देने की मेरी कोई इच्छा ही नहीं रही। यानी मैं क्या करूंगा ना, देखो सर जो मेरी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट है ना, उसमें एडवर्स ओपिनियन है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यानी चीजें फैली हुई है कोरोना वायरस के जैसे परवेजिव हो गई है चीजें। तो मैं बोलूंगा कि जो मेरी समरी एफएस की ऑडिट रिपोर्ट है ना, उसमें मेरे को 3 चीज दिखानी है। सबसे पहले एक स्टेटमेंट दे दूंगा कि देखो जो मेरी मेन ऑडिट रिपोर्ट है ना, ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस, उसमें एडवर्स ओपिनियन है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। ठीक है, तो कॉमन सेंस से बता दूंगा कि मेन वाली में क्या है, एडवर्स ओपिनियन है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं बेसिस बताऊंगा एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का, जो अपन टाब जी के और आलोच पीडी में नहीं पढ़ते थे, बेसिस, बी फॉर बेसिस, टाब का बी था बेसिस फॉर ओपिनियन, वो बताऊंगा। ठीक है, टाइटल एड्रेसी, फिर ऑडिटर्स ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन, वो बताऊंगा मैं, चौथा वाला। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा कि भाई बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है हमारी मेन वाली एफएस पे, ऑडिटेड एफएस पे, तो मेरी तो है ना इच्छा ही नहीं है समरी एफएस को हाथ लगाने की। इट इज इनएप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन समरी एफएस, यानी मैं समरी एफएस पे कोई प्रकार का ओपिनियन दूंगा ही नहीं। फेयर इनफ सर, फेयर इनफ सर। ये तो बात करी आपने एडवर्स ओपिनियन की और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की। क्वालिफाइड ओपिनियन की बात करने किसको बुलाऊं सर, आपके चाचा को बुलाऊं क्या? मैं कहा रुको भाई मैं ही बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। क्वालिफाइड ओपिनियन के केस में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बता दूंगा कि जो मेरी, देखो मतलब क्वालिफाइड यानी कि मेरी मेन वाली में क्वालिफाइड है। ठीक है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, डिक्टो सेम है। अभी मैं क्या बोल रहा था, मेरी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट में एडवर्स डिस्क्लेमर है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाइड है। ठीक है, हाँ। अब तुम बताओ, अभी मैंने इधर क्या बताया था, मैंने इधर बताया था सबसे पहले मैं स्टेट कर दूंगा कि मेरी जो मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट है उस पर एडवर्स डिस्क्लेमर है। हाँ सर, सेम चीज इधर भी मैं क्या कर रहा था, बता रहा था कि मेरी जो मेन वाली एफएस है ना, उस पे क्वालिफाइड ओपिनियन है। डिक्टो का सेम सर, डिक्टो टू डिक्टो सेम, एक रत्ती भर का भी फर्क नहीं है मेरे बच्चे। बेसिस बताया था मैंने एडवर्स डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का, हाँ सर। यहां पे भी क्या बता दूंगा, बेसिस बता दूंगा, वाह बेटा वाह। ठीक है सर, ठीक है। वहां पे फिर पता है मैंने क्या बोला था, इट इज इनएप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन समरी एफएस, यहां पे बोलूंगा इफेक्ट ऑन समरी एफएस क्या आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग योर पॉइंट। ईओएम ओम है, मुर्ग है, कैम है। मुर्ग यानी कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, कैम यानी की ऑडिट मैटर्स। मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट में ये सारी चीजें सेम टू सेम बता दूंगा। सबसे पहले स्टेट कर देना कि मेन वाली जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है ना, उस पे ईओएम है, ओम है, मुर्ग है, कैम है, सेम चीज जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ी। यहां से अभी यहाँ पे बेसिस जैसा तो कुछ होता नहीं है, तो क्या बताएंगे, मैटर बता देंगे, क्या मामला है ईओएम में, क्या मामला है ओम में, क्या मामला है मुर्ग में, क्या मामला है कैम में, और इफेक्ट बता दूंगा एसएफएस पे। ठीक है, इधर भी आ रहा है इफेक्ट ऑन समरी एफएस, मैंने बोला गेटिंग योर पॉइंट। लेकिन मान लो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन में, जो मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट है ना, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन में, तो मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहले तो स्टेट कर दूंगा कि भाई जो मेरी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट है उसमें क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन। मैंने बोला देखो स्टेट तो अपन हर केस में कर ही रहे, अगर तुम देखो ना, इधर भी स्टेट कर रहे हैं क्वालिफाइड ओपिनियन में, इधर भी स्टेट कर रहे हैं ईओएम ओम में, इधर भी स्टेट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट तो मैं हर केस में कर ही रहा हूं। सर क्या स्टेट कर रहे हो, मैं ये स्टेट कर रहा हूं कि जो मेरी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट है उसमें क्या है ना, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। मेरी मेन वाली ऑडिटेड एफएस है, उसमें क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड अदर इन्फो है। ठीक है, हाँ। फिर देखो मैंने ऊपर क्या बताया, मैटर बताया था, ईओएम ओम मुर्ग कैम के केस में मैटर बताया था, इधर भी मैंने क्या बताया था, मैटर बताया था। लेकिन किंतु परंतु बंधु फर्क कहां पे आया था ना सर, देखो सर ये वाली चीज डिक्टो सेम थे दोनों के दोनों। इसमें भी मैंने बताया देखो ईओएम ओम में, मुर्गे कैम में, मेन वाली एफएस में, इधर भी मैंने बताया देखो मेन वाली उसमें क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। देखो मैटर इधर भी आया था, हाँ सर मैटर इधर भी आया था। फर्क यहाँ पे आया था कि यहाँ पे क्या आया था ना, इफेक्ट क्या आ रहा है समरी एफएस पे, लेकिन यहाँ पे मेरे को समरी एफएस का इफेक्ट नहीं बताना है, मेरे को बताना है इफेक्ट क्या आ रहा है डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट बोले तो एनुअल रिपोर्ट पे। सर क्यों, लेकिन आपने ऐसा किया क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ये अदर इन्फो की बात चल रही है, और अदर इन्फो हमेशा किस में रहते हैं, एनुअल रिपोर्ट में रहते हैं। फिर अपन ने इसको अपने नोट्स में से करा था, आओ इसको कराता हूं अपने नोट्स में से। मैंने बोला जो मेरी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट है दैट इज ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस, उसमें क्या है ना सर, क्वालिफाइड ओपिनियन, उसमें क्या है ना सर, ईओएम ओम पैरा, उसमें क्या है ना सर, मुर्ग है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, उसमें क्या है ना सर, कैम है, उसमें क्या है ना, अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट अदर इन्फो की। तो मैंने क्या बोला था ना, भले ये सब चीज है आपके मेन वाले ऑडिट रिपोर्ट में, आप यहां पे क्लीन ओपिनियन दे सकते हो, यानी समरी एफएस के ऑडिट रिपोर्ट पे आप क्लीन ओपिनियन दे सकते हो। उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, समरी एफएस के केस में वही लैंग्वेज जो यहां पे अपन ने देखी थी ना, उसकी एकदम उल्टी। इधर नॉट कंसिस्टेंट नॉट फेयर समरी था, इधर क्या आ गया, इधर आ गया कंसिस्टेंट और फेयर समरी। कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद ऑडिटेड एफएस एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, और एसएफएस आर फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड एफएस एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। ठीक है, हाँ। और फिर वही बातें जो मैंने तुमको इधर बाजू में टेबल से सिखाई ना, वही वाली सारी बातें, वही वाली क्या है, सारी की सारी बातें। पहले मैंने बोला क्लीन ओपिनियन दे सकते हो, और वही वाली सारी की सारी बातें हैं। यानी अगर क्वालिफाइड ओपिनियन हुआ
या फिर क्या हुआ ना सर, देखना, चलो एक एक करके सिखाता हूं। अगर तो क्या हुआ सर, क्वालिफाइड ओपिनियन हुआ। मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट में क्या हुआ, क्वालिफाइड ओपिनियन हुआ। सबसे पहले तो मैं स्टेट कर दूंगा कि देखो जो मेरी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस, उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन है, ठीक है सर। बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन बताऊंगा, हाँ वही मैंने तुमको बाजू में टेबल में सिखाया। और इफेक्ट ऑन समरी एफएस बताऊंगा, ठीक है, सिखाया तुमको बाजू में, हाँ सर सिखाया। फिर अगर ईओएम होगा, मोर्ग होगा, ओम होगा, कैम होगा, क्या होगा, ईओएम, ओम होगा, मोर्ग होगा, कैम होगा, मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस में, तो क्या आएगा, क्लीन ओपिनियन आ सकता है क्या, हाँ सर क्लीन ओपिनियन आ सकता है। सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट दे देना कि जो मेरी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस, उसमें ईओएम, ओम है, मुर्ग है, कैम है। मैटर बता दियो, मैटर किस मैटर को लेकर के, और इफेक्ट ऑन एसएफएस बता दियो, ठीक है। जो बाजू में तुमको चार्ट सिखाया उसको ध्यान में रख के चलना। और अगर तो जो मेरी मेन वाली ऑडिट रिपोर्ट है उसमें अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फो है, तो क्या करना, देखो इधर क्लीन वाली रिपोर्ट तुम दे सकते हो, हाँ सर यहाँ पे तुम क्लीन वाला ओपिनियन दे सकते हो, यहाँ पे यानी कि समरी एफएस वाले केस में, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है, ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस में। सिंपल है, सिंपल है, क्लीन ओपिनियन दे सकते हो। और तुम क्या बोलोगे ना सर, देखो ये रहा, सबसे पहले स्टेटमेंट मार देना, क्या मानना है, स्टेटमेंट मार देना कि भाई क्या है, अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट अदर इन्फो पे, हाँ अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है वो बता देना तुम लोग, यानी उसका मैटर बता देना, बेसिकली क्या बता देना, उसका मैटर बता देना। और इफेक्ट बताना किधर, एसएफएस पे बताना है क्या, मैंने बोला नहीं सर, इफेक्ट बताना है एनुअल रिपोर्ट पे, नहीं इफेक्ट ऑन इन्फो इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, एनुअल रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, वो तुम मेरे को बता देना, बस वही लिखा है, इफेक्ट ऑन इन्फो इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी एफएस एंड ऑडिटेड रिपोर्ट ऑन एसएफएस। क्लियर है, हाँ वो डॉक्यूमेंट बता देना, एनुअल रिपोर्ट पे बता देना। खाली ये मेरे बाजू वाले चार्ट को ध्यान में रख के चलना, तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर बहुत प्यारी तरीके से सॉल्व हो जाता था। क्लियर है क्या, हाँ सर क्लियर है। आसान था क्या, मैंने बोला हाँ सर आसान था। सर एक अपन ने किया था क्वेश्चन 11, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या बोल रहा था पता है, जब कभी भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन आएगा ना समरी एफएस पे, तो ये लोग बोलते हैं इन दोनों में से कोई भी फ्रेज को यूज कर लेना। देखो अभी अभी मैंने तुमको क्लीन ओपिनियन बताया था, देखो ये रहा समरी एफएस कंसिस्टेंट वाला, और समरी एफएस फेयर समरी है, ये तो मैंने तुमको बताए थे ना, ये क्या थे, ये क्लीन ओपिनियन ही तो थे, हाँ सर ये तो क्लीन ओपिनियन ही थे, बस वही था। क्या मैंने बोला, जब कभी भी तुमको अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है समरी एफएस पे, क्या देना है, क्लीन ओपिनियन देना है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है, तो मैं दोनों में से कोई भी फ्रेज यूज कर सकता हूं। फ्रेज नंबर वन क्या था, समरी एफएस इज कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद ऑडिटेड एफएस एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, या तो ये फ्रेज यूज कर सकते हो, या दूसरा फ्रेज क्या यूज कर सकते हो, समरी एफएस इज फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड एफएस एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। लेकिन मैंने बोला था एलविश भाई का जैसे सामने से बाइक चला करके आया था लॉ रेगुलेशन, और लॉ रेगुलेशन ने बोला कोई डिफरेंट वर्डिंग यूज करो, जैसे कि ट्रू एंड फेयर व्यू, ये वर्डिंग यूज करो। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो ऑडिटर अपने प्रोसीजर्स लगा देगा, ठीक है ठीक है, ये वही प्रोसीजर से जो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने पढ़े हैं, ठीक है ठीक है। फिर वो इवेल्युएट करेगा कि क्या ये थर्ड फ्रेज क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू, या कोई तीसरा फ्रेज लेकर के आए ना, ऑप्शन तो दो ही फ्रेज के थे, मैंने बोला क्या ऐसे थर्ड फ्रेज से जो हमारे यूजर से एसएफएस के, समरी एफएस के, उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या। देखो अगर तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान ना करे अगर तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो मेरे को देखना है कि क्या एडिशनल एक्सप्लेनेशन से वो मिसअंडरस्टैंडिंग मिट जाएगी क्या, मिट जाएगी यानी मिटिगेट हो जाएगी क्या। देखो अगर तो मिट गई ना तो बहुत अच्छी बात है, मिटिगेट हो गई तो बहुत अच्छी बात है, ओके बहुत बढ़िया बात है, अगर हो गई मिटिगेट तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन नहीं हुई तो मैं बोलूं मैं तो ऐसे काम में टांग अड़ाऊंगा ही नहीं, मैं तो ऐसे काम को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। मेरे को कहीं ना कहीं पहले से ही पता था कि मैं जब वो काम करने जाऊंगा तो लॉ टांग अड़ाएगा, लॉ बोलेगा मेरा थर्ड फ्रेज वापरो, जिससे यूजर्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो एडिशनल एक्सप्लेनेशन से भी मिटिगेट नहीं होगी। तो मैं बोलूंगा मेरे को अगर पहले से ही पता होगा ना तो मैं ऐसे काम को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, अनलेस लॉ रेगुलेशन बीच में आकर के टांग अड़ाए। लॉ रेगुलेशन ने बोला तो मेरे को जत मार के एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन तो फिर मेरे को वो काम जत मार के एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल केस में तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैं क्या बोल दूंगा ना सर, मैं बोल दूंगा देखो देखो ये थर्ड वाला फ्रेज यूज हुआ है, क्या हुआ है, थर्ड वाला फ्रेज यूज हुआ है, तो मैं बोलूं ये पहले दो फ्रेज तो यूज हुआ ही नहीं है, इसीलिए एसए 810 इज नॉट कंप्लाइड, ठीक है। और जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस, उसमें मैं इंडिकेट करूंगा ही नहीं कि दिस एंगेजमेंट इज एज पर 810, दिस एंगेजमेंट इज एज पर एसए 810। नॉर्मली मैं मेरे ऑडिट रिपोर्ट में ना बोलता हूं कि ये जो मेरा एंगेजमेंट है नहीं, एंगेजमेंट होता है एज पर एसए 810, लेकिन आज मैं बोलूंगा ही नहीं। क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई लॉ रेगुलेशन फॉलो हुए, या लॉ, ये लॉ वाली थर्ड फ्रेज फॉलो हुआ है, लॉ वाला क्या फ्रेज फॉलो हुआ है, थर्ड फ्रेज फॉलो हुआ है, पहले दो फ्रेज फॉलो ही नहीं हुए। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। मैंने बोला हाँ सर वी आर गेटिंग योर पॉइंट। फिर अपन ने प्यारा प्यारा किया था क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज ऑडिटर एसोसिएशन। पता है क्या हुआ था, बहुत सिंपल सिंपल सी, बहुत प्यारी प्यारी, बहुत मीठी मीठी बातें इसमें हुई थी, एकदम ही पप्पू सी बातें इसमें हुई थी। क्या हुआ था, आओ तुमको फटाफट से रिवाइज कराता हूं, देखना। एंटिटी बोल रही थी कि ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है समरी एफएस पे। जब एनुअल रिपोर्ट बन रही थी ना, एनुअल रिपोर्ट यानी जब डॉक्यूमेंट बन रही थी,
तो उसमें एंटिटी बोल रही थी कि ऑडिटर ने रिपोर्ट किया समरी एफएस पे। जब यूजर्स ने बोला सच में रिपोर्ट किया है क्या, एंटिटी ने बोला हाँ, यूजर्स ने बोला सच में, एंटिटी ने बोला हाँ, तो बोला यूजर्स ने सच में अगर किया है तो हमको रिपोर्ट दो, हमको ऑडिट रिपोर्ट दो फिर। तो इन लोगों ने मना कर दिया, नहीं सर ऑडिट रिपोर्ट तो नहीं देंगे, डजंट प्लान टू इंक्लूड ऑडिट रिपोर्ट। एंटिटी बोल रही है समरी एफएस पे रिपोर्टिंग हुई है, ऑडिट रिपोर्ट बनी है, ऑडिटर ने बनाई है, शंकर लखवानी ने बनाई है, लेकिन हम देंगे नहीं। तो मैंने बोला ऑडिटर को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, शंकर लखवानी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि साला ये लोग गलत तरीके से मेरा नाम यूज कर रहे हैं। तो मेरे को गुस्सा आया, मैं ऑडिटर हूं ना, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई तुम दे दो ना वो ऑडिट रिपोर्ट जो है, ऑडिट रिपोर्ट वो तुम दे दो। मैं मैनेजमेंट को जाकर रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कौन हूं शंकर लखवानी, मैं कौन हूं शंकर लखवानी हूं, मैं ऑडिटर हूं, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मैनेजमेंट तेरे को दे देना, तू क्यों टंटे मार रहा है, तू इंक्लूड कर दे वो वाली ऑडिट रिपोर्ट, तेरी देने में फट क्यों रही है, तू जबकि बोल रहा है कि देख तूने काम तो किया है, तू जबकि बोल रहा है ना कि हमने काम करवाया है, ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है समरी एफएस पे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, तो मेहरबानी करके भाई तू ऑडिट रिपोर्ट भी दे दे, ऑडिट रिपोर्ट को तू छुपा मत। यहां पे बोला गया था कि एंटिटी ऑडिट रिपोर्ट को छुपा रही है। अगर मैनेजमेंट मान गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया ना शंकर लखवानी को, तो शंकर लखवानी विल टेक लीगल एक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल एक्शन? शंकर लखवानी अदर एक्शन लेगा ताकि उसका नाम जो इनएप्रोप्रिएटली तरीके से वो एसोसिएट कर रही है ना एंटिटी, वो इनएप्रोप्रिएटली एसोसिएट ना हो उसका नाम। ये था केस 1। केस 2 क्या था, जो शंकर लखवानी था जो ऑडिटर था, उसने मेन वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तो रिपोर्ट किया था, लेकिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट नहीं किया था। फिर है ना, फिर क्या हुआ था ना, एंटिटी ने 2 स्टेटमेंट बोली थी जो कि आधी अधूरी सच थी, अगर तुमको याद हो तो। सबसे पहले एंटिटी ने बोला था हमारा ऑडिटर शंकर लखवानी है, ठीक है, जो कि सच बात है, उनका ऑडिटर शंकर लखवानी था, लेकिन किसके लिए, खाली मेन वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, क्योंकि शंकर लखवानी ने मेन वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट किया था, समरी एफएस पे तो रिपोर्ट किया नहीं था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं लोग, हमारा ऑडिटर शंकर लखवानी है। दूसरी स्टेटमेंट उन लोगों ने ये दी कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फोटोकॉपी ऑफ मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी वो लोग क्या बोलते हैं कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इससे लोगों को तो ऐसा लगेगा ना कि शंकर लखवानी ने ही मेन वाली एफएस पे रिपोर्टिंग करी और शंकर लखवानी ने ही समरी एफएस पे रिपोर्टिंग करी, शंकर लखवानी ने दोनों पे काम किया है। तो मैं कहा ये तो गलत हो जाएगा ना सर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो भाई शंकर लखवानी को आया गुस्सा, शंकर लखवानी गुस्से में आकर के ना 3 चीज करेगा, 3 ऑल्टरनेटिव मैं दूंगा ऐसे केस में। क्या दूंगा मैं, 3 ऑल्टरनेटिव दूंगा। ऑल्टरनेटिव नंबर 1, मैं क्या बोलूंगा मैनेजमेंट को, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि प्लीज तू स्टेटमेंट को चेंज कर दे, तू क्या कर दे, स्टेटमेंट को चेंज कर दे। ये था मेरा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कि यहां पे जो तू झूठी स्टेटमेंट दे रहा है ना, इसको तू चेंज कर दे। दूसरा, तू मेरे नाम को ही हटा दे, नॉट टू रिफर टू ऑडिटर इन डॉक्यूमेंट। ये मैंने तुमको दूसरा ऑप्शन दिया था, तुम्हें जो बोल रहे हैं ना कि शंकर लखवानी हमारा ऑडिटर, यहाँ पे जो तूने बोला ना हमारा ऑडिटर शंकर लखवानी है, तू स्टेटमेंट दे रहा है जो कि रेफर कर रही है ऑडिटर को, मेरा नाम ही हटा दे, या तू स्टेटमेंट को चेंज करके पूरा सही कर दे। पूरा सही करना है कि क्या, तू ऐसा बोल कि शंकर लखवानी ने मेन एफएस पे रिपोर्टिंग करी लेकिन समरी एफएस पे रिपोर्टिंग नहीं करी। तो पहले 2 ऑल्टरनेटिव मैंने तुमको बताया। हाँ, तीसरा ऑल्टरनेटिव मैं क्या बोल रहा हूं ना, मैं एक काम करता हूं, मैं समरी एफएस पे रिपोर्टिंग कर ही लेता हूं, यानी मैं बोल रहा हूं तुम्हें को एंगेज कर ले टू रिपोर्ट ऑन समरी एफएस, ठीक है। हाँ, मैनेजमेंट मान गया तो अच्छी बात है, लेकिन मैनेजमेंट ठहरा जिद्दी। मैनेजमेंट ने तीन ऑल्टरनेटिव को फॉलो नहीं किया। देखो मैनेजमेंट ने ये 1 2 3 तीनों ऑल्टरनेटिव को फॉलो नहीं किया, तो वापस से ऑडिटर को आएगा गुस्सा, और ऑडिटर क्या बोलेगा ना, मैं डिसएग्री कर रहा हूं तेरे रेफरेंस से। ऑडिटर क्या बोलेगा, जो तू स्टेटमेंट दे रहा है मैं उससे डिसएग्री कर रहा हूं, और वो ले लेगा लीगल एक्शन। ऑडिटर यानी शंकर लखवानी क्या ले लेगा, लीगल एक्शन ले लेगा। बोलेगा, लॉयर के पास जाएगा, लीगल एक्शन लेगा, बोलेगा भाई ये लोग मेरा नाम इनएप्रोप्रिएटली तरीके से एसोसिएट कर रहे हैं, तो भाई लीगल एक्शन ले जाए। लॉयर को जाके क्या बोलेगा, भाई लीगल एक्शन लो इनके सामने। शंकर लखवानी क्या ले सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है टू प्रिवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम इनएप्रोप्रिएटली रेफरिंग टू ऑडिटर। लेकिन मैंने पता है क्या बोला था, 3 ऑल्टरनेटिव देने से पहले एक रूम में जाना, शांत दिमाग से बैठना और अपने आप को 2 चीजों को लेकर के सेटिस्फाई करना। पहली बात ये थी, पहले मेरे को खुद से सवाल पूछना है, शंकर लखवानी ये लोग जो रेफरेंस दे रहे हैं, तेरा जो नाम दे रहे हैं कि हमारा ऑडिटर शंकर लखवानी है, क्या ये लोग खाली मेन वाले ऑडिट रिपोर्ट के लिए तो नहीं दे रहे, ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड एफएस खाली मेन वाले को तो नहीं दे रहे। हाँ, अगर मेन वालों के लिए दे रहे ना तो इनको माफ कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर तो ये कुछ गलत कर ही नहीं रहे ना। मेन वाले पे तो मैंने रिपोर्टिंग करी थी, रिपोर्ट ऑन एफएस शंकर लखवानी ने करी थी। दूसरा, ये स्टेटमेंट ऐसा इंप्रेशन अगर नहीं दे रही है कि ऑडिटर रिपोर्टेड ऑन समरी एफएस, तो इनको माफ कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये 2 नहीं था, ये ए और बी नॉट मेट, यानी एंटिटी की नियत में सच में खोट थी, फिर मेरे को गुस्सा आया और फिर मैंने 3 ऑल्टरनेटिव लिए थे। डायरेक्टली जाकर के 3 ऑल्टरनेटिव नहीं लिए थे, पहले मैंने ये 2 स्टेप चेकिंग करी थी, अगर आपको याद हो तो। ये 2 स्टेप चेकिंग
फेल हुई थी ना, ए बी नॉट मेट हुए थे ना, तभी जाकर के मेरे को गुस्सा आया था। अगर ये ए बी मीट हो जाते ना तो मैं फिर ये ऑल्टरनेटिव देता ही नहीं। सिंपल है, क्या सिंपल है। इसलिए मैंने तुमको बोला था कि भाई गुस्सा आए तो जाकर के एक बार रूम में बैठ करके सोचना। क्लियर है, 3 ऑल्टरनेटिव देने से पहले एक बार रूम में जाकर के बैठ करके सोचना। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैंने बोला यस सर वी आर गेटिंग योर पॉइंट। ए भाइयों, अरे ओ बहनों, ए भाइयों क्लियर है क्या? ओ बहनों एक बार मेरे को देखें तो क्वेश्चन 2 के अलावा सब हो गया क्या? फिर मैं क्वेश्चन 2 कर रहा हूं, एकदम प्यारा प्यारा मीठा मीठा क्वेश्चन है। देखो 3 करवा लिया, यस सर। सर 4 करवा लिया, यस सर। सर 5 करा लिया, हाँ जी सर। 6 करा लिया, हाँ जी सर। 7 करा लिया, हाँ जी सर। बर्तनों की आवाज आती हुई पीछे से। 7 करा लिया, हाँ जी सर। 8 करा लिया, हाँ जी सर। 9th करा लिया, फेयर इनफ। 10th भी करा लिया है, 11th भी करा लिया है, 12th भी करा लिया, हाँ सर। चलो लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सर क्या बोल रहा है क्वेश्चन 2, बड़े ध्यान से देखेंगे। बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट मेरे को किन किन बातों का ध्यान रखना है? मैंने बोला भाई सबसे पहले एक एक्स कैटेगरी की बात को ध्यान में रखना। 3 पॉइंट का ध्यान रखना है आपको। काम को एक्सेप्ट करने से पहले, समरी एफएस के काम को एक्सेप्ट करने से पहले 3 बातों का काम करना। 3 बातों के बारे में ध्यान रखना। सबसे पहला देखना कि अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है। जो फॉर्म एओसी 3 में होता है वो अप्लाइड क्राइटेरिया, ठीक है। हाँ, ऑब्टेन करना एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तू तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता है, तू तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानता है, नहीं कि तू एक्नॉलेज करता है, अंडरस्टैंड करता है खुद की जिम्मेदारी, ठीक है। हाँ, और एग्री करना मैनेजमेंट के साथ ऑन फॉर्म ऑफ ओपिनियन ऑन समरी एफएस। मैं और मैनेजमेंट बैठेंगे और समरी एफएस के फॉर्म ऑफ ओपिनियन पे एग्री कर लेंगे। सी वाला पॉइंट तो बहुत आसान था क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन था ही नहीं, तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। एग्री विद मैनेजमेंट ऑन फॉर्म ऑफ ओपिनियन ऑन समरी एफएस, ठीक है, तो हो गया तेल लेने। चलो सर, बी वाला जो पॉइंट है ना वो एक्स कैटेगरी का पॉइंट है, मैंने तुमको बताया था। ऑब्टेन करना है मेरे को एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता है, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानता है। प्रिपरेशन ऑफ समरी एफएस करना इस पर अप्लाइड क्राइटेरिया। किसकी जिम्मेदारी? तेरी। देखो समरी एफएस को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट तेरी होती है ना, मैं तो आकर के खाली ओपिनियन दूंगा। हाँ सर। दूसरी एक जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की कि वो है ना ऑडिटेड एफएस अवेलेबल कराए टू यूजर्स ऑफ समरी एफएस विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि भाई समरी एफएस अगर मेरे को समझ में नहीं आ रहे ना तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वो मेरे को ऑडिटेड एफएस अवेलेबल कराए। लेकिन अगर कोई लॉ रेगुलेशन है जो कि टंटे डाल रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं ऑडिटेड एफएस नीड नॉट बी मेड अवेलेबल, तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा वो वाले लॉ रेगुलेशन को, ठीक है। समरी एफएस में उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसमें तो गंदे लॉ को, गंदे लॉ रेगुलेशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और फिर मैंने बोला था कभी भी अगर समरी एफएस जाएगी ना तो अकेले मत जाना, अकेले मत जाना, उसके साथ एक ऑडिट रिपोर्ट चिपका करके भेजना। क्या मार के? स्टेपलर मार के भेजना ऑडिट रिपोर्ट, यानी इंक्लूड करना ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस इन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन समरी एफएस। सिंपल है, सिंपल है। मैंने क्या बोला? ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला सेकंड पॉइंट, इसके भी 3 पॉइंट बनेंगे सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला इसका आंसर था, इसका आंसर आ सकता है, मतलब इसका क्वेश्चन आ सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ वेदर ऑडिटेड एफएस आर अवेलेबल टू यूजर्स ऑफ समरी एफएस विदाउट डिफिकल्टी। कंपनी ने बोला हमारे पास तो नहीं है, मेन वाली एफएस हम तो नहीं देंगे। समरी एफएस के यूजर्स को क्या बोला गया? मेन वाली एफएस हमारे पास नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? फिर कहां मिलेगी? तो भाई समरी एफएस जो है ना, समरी एफएस या तो उसमें ही लिखा गया हो फ्रॉम हुम वेयर ऑडिटेड एफएस अवेलेबल। कहां से मिलेगी? मेन वाली एफएस। या तो समरी एफएस के अंदर ही लिखा गया हो, या तो जो मेन वाली एफएस हो पब्लिक रिकॉर्ड पे अवेलेबल होनी चाहिए, या मैनेजमेंट ने अपना कोई अदर प्रोसेस बताया होना चाहिए, मैनेजमेंट स्टैब्लिश्ड प्रोसेस बाय विच यूजर्स ऑफ समरी एफएस कैन गेट रेडी एक्सेस टू ऑडिटेड एफएस। तो 6 पॉइंट थे, देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट अपने को याद रख के चलने के। एक्स कैटेगरी का क्वेश्चन था। फिर आता है सर ए वाला पार्ट। ए वाला पार्ट कैसे? डिटरमाइन वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल। क्या मैंने बोला सर? अप्लाइड क्राइटेरिया क्या होता है? ये वो क्राइटेरिया होता है जो कि अप्लाइड बाय मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ समरी एफएस। मैंने तुमको बताया जैसे मेन एफएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनते हैं, वैसे समरी एफएस अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से बनते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स डिटरमिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया, मई 24 एग्जाम क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? बड़े ध्यान से देखना। एसी अप्लाइड क्राइटेरिया की बात चल रही है ना। अप्लाइड क्राइटेरिया क्या होता है? एसी। एसी में से क्या निकलता है सर? पानी निकलता है, पानी। एसी में से क्या निकलता है? पानी निकलता है, पानी। पी फॉर पर्पस ऑफ समरी एफएस। ए फॉर वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया रिजल्ट इन समरी एफएस नॉट मिसलीडिंग। कहीं ऐसी समरी एफएस तो नहीं निकल रही है जो कि मिसलीडिंग है, वो मेरे को देखना है। वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया रिजल्ट इन समरी एफएस व्हिच इज नॉट मिसलीडिंग। एन फॉर नेचर ऑफ एंटिटी। आई फॉर इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ समरी एफएस। फिर मैंने क्या बोला ना, ये जो क्राइटेरिया होता है अप्लाइड क्राइटेरिया, वो कौन स्टैब्लिश करता है? सर सेम चीज जो मैंने तुमको ऐसे 800 में पढ़ाई थी, वहां पे मैंने तुमको पढ़ा था आईसीसी। आई फॉर आईसीआई, हाँ सर, यानी ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ाया था उधर। हाँ सर। सी फॉर कंपनीज एक्ट यानी लॉ रेगुलेशन, पढ़ाया था उधर। हाँ सर। फिर वहां पे सी कॉन्ट्रैक्ट का था, मैंने बोला यहाँ पे तो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट आता नहीं है। इधर कौन आएगा? माँ। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा तब माँ तुम्हारी साथ देगी, यानी क्राइटेरिया अगर डेवलप नहीं किया इन दोनों ने तो कौन डेवलप करेगा? मैनेजमेंट। एम फॉर मैनेजमेंट, एम फॉर माँ। लेकिन मैंने बोला वाहियात क्राइटेरिया है, अप्लाइड क्राइटेरिया वाहियात है, यानी अनएक्सेप्टेबल या मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है ऑडिटर का, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं वो काम को एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। लेकिन मान लो अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन, यानी लॉ रेगुलेशन ने जबरदस्ती की
शंकर लखमानी तेरे को तो काम एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा साले। तो उस पर्टिकुलर केस मैं बोल दूंगा ऐसे 810 नॉट कंप्लेंट। हाँ, ये सेम चीज जो मैंने तुमको भी थोड़ी देर पहले बताई थी, जो वो थर्ड फ्रेज वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, याद है, डिफरेंट वर्डिंग वाला। दूसरा मैं क्या बोलूंगा, ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस जो होगा उसमें मैं इंडिकेट ही नहीं करूंगा कि एंगेजमेंट इज एज पर 810, इंडिकेट ही नहीं करूंगा, रेफरेंस दूंगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में और इफेक्ट देखूंगा मैं ऑन ऑडिट ऑफ मेन एफएस। जल्दी से बताना मजा आया कि मजा नहीं आया, तहलका मचा कि तहलका नहीं मुझे, भाई साहब भाई साहब भाई साहब।